हिस्ट्री मैराथन वन शॉट वीडियो स्टार्ट हो चुका है और आज हम जिस मैराथन को कवर अप करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द एंशिएंट इंडिया। आने वाले 1 से 1.5 घंटे के अंदर में मैं आपको एंशिएंट इंडिया का वन शॉट मैराथन कराऊंगा। तो जितने भी एग्जाम्स लाइंड अप है, स्पेशली अभी ईपीएफओ का एग्जाम दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज दिखाई देगा। ये सब यूपीएससी बैनर के एग्जाम या फिर कोई स्टेट पीएससी का भी एग्जाम का एस्पिरेंट है, उन सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट थेमेटिक एरियाज है जहां से एंशिएंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको आज के पर्टिकुलर वन शॉट में कवर अप करेंगे। हमारी क्लास का आज का थीम क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जहां से क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट रूलर्स जहां से क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट कॉइन्स एंड इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन एविडेंसेस। इन एरियाज जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आज हम वन शॉट में कवर अप करते हुए नजर आते हैं, राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज टिल हर्षवर्धन। ठीक है, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुपेश। इफ यू डू नॉट नो, लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू। हमने वन शॉट मैराथन को स्टार्ट किया हुआ है, इसके बाद मेडिवल एंड मॉडर्न हमने किया हुआ है। इस तरीके से वीडियोस आएंगी। अगर आप पहली बार आए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट अपकमिंग वीडियोस ऑफ वन शॉट, राइट? तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। समझो, सबसे पहले हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको अब एक अपन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, फिर एक होता है प्रोटो और एक होता है सर हिस्टोरिक। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है समझना है इसको। प्री हिस्टोरिक का मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे हमारे पास में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं था, मतलब लोग स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी कि वहां पे हमारे पास में एविडेंसेस नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब लोग स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हम आज तक उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, हमें नहीं पता चल रहा है कि सर उन्होंने क्या लिखा था, क्योंकि अभी तक हमारी साइंस उतनी एडवांस नहीं हुई है, अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है। उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक। और हिस्टोरिक मतलब सर इसमें लोग स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे और प्लस हमने उस स्क्रिप्ट को डिसाइफर भी कर दिया, इसको अपन बोलते हैं हिस्टोरिक टाइम पीरियड। तो इस तरीके से हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। प्री हिस्टोरिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर स्टोन एज, जो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। जिस पत्थरों का समय, पत्थरों का काल, जिस टाइम पे लोग, जितने भी ह्यूमन सिविलाइजेशन, जितने भी लोग थे, वो पत्थरों के औजार बना करके रास्ते में आपको चलते हुए नजर आते थे, मतलब अपनी नॉर्मल जीवन निर्विका को चलाते हुए नजर आते थे। फॉर देयर लाइवलीहुड दे यूज स्टोन एज अ टूल। उस टाइम पीरियड में सर राइटिंग होता ही नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं था। दैट इज द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड एज दी, क्या बोलेंगे इसको? प्री हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब सर यहाँ पे स्क्रिप्ट था, हमें नहीं पता। द बेस्ट एग्जांपल इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। आपको पता चलेगा सर यहाँ के लोगों के बारे में कि वहां के लोग क्या करते थे, उनको कुछ तो लिखते थे बट वी डू नॉट नो व्हाट दे वर राइटिंग। तो क्या हो गया? दिस इज दी प्रोटो हिस्टोरिक। और तीसरा आपको हिस्टोरिक दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे स्क्रिप्ट भी था प्लस ये डिसाइफर भी हो गया। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर स्टोन एज से। अब स्टोन एज पे बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम लगा देते हैं, बट लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, अपने को यहाँ पे बहुत टाइम नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ के इंपॉर्टेंट थेमेटिक एरियाज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले समझो, लिथिक मतलब होता है सर स्टोन। लिथिक मतलब क्या होता है? स्टोन। सो पैलेलिथिक इज लाइक ओल्ड स्टोन एज, मतलब इस टाइम पीरियड में मोटे पत्थरों के औजार बनते थे, बहुत ही भारी पत्थर होते थे और बहुत ही ब्लंट होते थे। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी थोड़ा डेवलप हुआ तो आ गया मेसोलिथिक एज, मतलब यहाँ पे माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पत्थरों के औजार बन रहे हैं, शार्पर ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे बनते हुए नजर आते हैं। देन कम्स द न्यूलिथिक एज, मतलब इसको अपन बोलते हैं न्यू स्टोन एज, मतलब यहाँ पे अब एडवांस टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एडवांस टूल्स का मतलब क्या है सर? यहाँ पे लोग अब बहुत ही पतले औजार और बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्लेड एंड पॉइंट्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि स्टोन टूल्स के बेसिस पे आपको दिख रहा है पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में गए, टूल्स एडवांस हुए, मेसोलिथिक से न्यूलिथिक में गए, टूल्स और ज्यादा एडवांस हुए। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है? तो पैलियोलिथिक एज के टाइम पीरियड में, प्लीज लिसन दिस केयरफुली एवरी वन ऑफ यू, पैलियोलिथिक एज के टाइम पीरियड में आपको पता चलेगा द अर्थ टेम्परेचर वाज वेरी लो। इसको अपन कोल्ड एज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड एज। तो जब ठंडी थी पूरे टेम्परेचर में, तो इसके कारण में जो फ्लोरा और फौना, यानी कि जो पेड़ पौधे, जो जानवर, इनकी संख्या भी कम थी। क्यों? क्योंकि जब गर्मी ज्यादा होती है वहां पे एनिमल डेंसिटी, प्लांट्स डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलता है। बेस्ट एग्जांपल है, ज्योग्राफी से कनेक्ट करो, क्या होगा सर? ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया देखो अफ्रीका और बाकी जगहों पे, वहां पे आपको फ्लोरा फौना ज्यादा दिखाई देगा। अब पोलर एरिया पे चले जाओ, बर्फ वाले एरिया में नहीं दिखाई देगा। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे ठंड का मौसम है तो फ्लोरा फौना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की संख्या बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में जाकर के वो इंप्रूव होता हुआ आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा, राइट? जैसे अपन मेसोलिथिक में आएंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो गर्म होने लग गया, यानी कि पेड़ पौधे बढ़ने लग गए। तो लोगों ने अब क्या कर दिया? डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उनकी इकोनॉमिक स्टेज क्या है, वो क्या कर रहे हैं सर? डोमेस्टिकेशन। पैलियोलिथिक वाले क्या कर रहे थे? ये हंटिंग गैदरिंग, बस जानवरों को मार रहे हैं, खा रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, नोमैडिक लाइफस्टाइल है। अब यहाँ पे मेसोलिथिक में क्या हुआ? ये हंटिंग गैदरिंग के साथ इन्होंने सर डोमेस्टिकेशन की भी शुरुआत कर दी, यानी कि अभी पशुपालन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, और आगे जाओ, न्यूलिथिक, ये एडवांस वर्जन है। यहाँ पे क्या हुआ? लोगों ने सर सबसे पहली बार एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? एग्रीकल्चर, यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल तो चल रहा है,
पशुपालन तो चल रहा है, उसके साथ इन्होंने कृषि करना भी शुरू कर दिया, दैट इज दी न्यूलिथिक एज। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे सेडेंट्री सेटलमेंट दिखाई देगा। अब सेडेंट्री सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? स्थायी जीवन, लोग यहाँ पे रुक करके एक जगह रह करके अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। क्योंकि आप देखो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में या तो वो जानवरों को मार रहे हैं या जानवरों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, स्थायी जीवन नहीं है उनकी। लेकिन जैसे वो न्यूलिथिक में आएंगे, अब यहाँ पे उनके पास में एक स्थायी जीवन, आपको एक सेडेंट्री लाइफ दिखता हुआ नजर आएगा। चलो, इस तरीके से आपको क्लाइमेट, टूल्स और ऑक्यूपेशन यानी कि इकोनॉमी के बेसिस पे इन तीनों का डिफरेंस दिख गया है ना। क्लाइमेट में कैसा पहले ठंडा था, पहले गर्मी था। टूल्स में कैसे पहले ब्लंट औजार थे, अब शार्प हो चुके। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहले कैसे हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, यहाँ डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो आपको ये तीन डिफरेंस दिख चुके हैं। नाउ द पॉइंट इज कि इंपॉर्टेंट साइट्स बताओ। एक चीज याद रखना, पैलियोलिथिक का जो एंड वाला टाइम पीरियड था, यहाँ पे आपको भीमबेटका केव्स दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? भीमबेटका केव्स, जो कि आपको एमपी में दिखाई देता है। वी के वाकांकर, क्या नाम है सर? वी के वाकांकर नाम के एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने सबसे पहली बार भीमबेटका को डिस्कवर किया था। और भीमबेटका केव्स में आपको अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? रॉक पेंटिंग। यानी कि वहां के लोग जिस भी चीज को देख रहे थे अपने सामने, उसको पत्थरों पर ड्रॉ करते हुए नजर आते हैं। यानी कि रॉक पेंटिंग आपको बेसिकली पैलियोलिथिक का एंड स्टेज और मेसोलिथिक से दिखाई देता हुआ नजर आएगा, दैट इज दी भीमबेटका। ठीक है, फिर आपको पैलियोलिथिक एज के और भी एक दो इंपॉर्टेंट से साइट्स दिखाई देंगे। कैसे साइट्स आपको दिखाई देंगे? तो आपको हुंजी दिखाई देगा। हुंजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा केव से करके, राइट, वो आपको साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। कुरनूल केव दिखाई देंगे। अब कुरनूल और हुंजी वाले केव्स में क्या है? तो वहां पे सर आग, मतलब फायर के एविडेंसेस मिले हैं। वो ऐसे जगह है जहां पे स्टोन के टूल्स बनाए जाते हैं। तो हुंजी केव याद रखेंगे, कुरनूल केव याद रखेंगे, और जाके भी गूगल पे सर्च करो हुंजी और कुरनूल, ये जो केव्स थे, इनका लोकेशन क्या था, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स देयर एग्जैक्ट लोकेशन, है ना। नेक्स्ट कम्स टू पिक्चर इज सर मेसोलिथिक एज। अब मेसोलिथिक एज में क्या होता हुआ, इस टाइम पे कहीं ना कहीं डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको भीमबेटका दिखा दिया हुआ है। न्यूलिथिक एज के कुछ अलग, न्यूलिथिक पीरियड के कुछ अलग अलग टाइम पीरियड में, मतलब अलग अलग आपको एविडेंसेस दिखाई देंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेहरगढ़। क्या है मेहरगढ़? तो मेहरगढ़ एक्चुअली में पाकिस्तान प्रोविंस के पास में एक एग्जिस्ट करता हुआ टाउन है। और मेहरगढ़ में आपको क्या दिखाई देगा सर? तो मेहरगढ़ वाले एरिया में यू विल फाइंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का सबसे पुराना एविडेंस आपको कहां दिखाई देगा? मेहरगढ़ के पास दिखता हुआ नजर आएगा, जो बेसिकली कहां पे? पाकिस्तान वाले एरिया में आपको दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप देखो और कौन कौन से एविडेंसेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे अपार्ट फ्रॉम मेहरगढ़। तो सर यहाँ पे आपको एविडेंसेस के रूप में और इंपॉर्टेंट साइट्स में एक दिखाई देगा बुर्जहुम, जो आपकी यूपीएससी में पूछा हुआ है। क्या है? बुर्जहुम। बुर्जहुम कहां पे? तो ये आपको कश्मीर में दिखाई देगा। और बुर्जहुम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कश्मीर का टेम्परेचर उस वक्त बहुत कम था, तो लोग जमीन में गड्ढे करके रहते थे। तो पिट ड्वेलिंग, आपको जमीन के अंदर रहने के एविडेंसेस दिखाई देंगे। प्लस बुर्जहुम में आपको पता चलेगा जो मास्टर्स थे ना, मतलब जो भी इंसान था, वो अपने पास में एक पेट रखा था। उस पेट का नाम था डॉग। वो कुत्ते को अपने साथ पेट में रखता था, मतलब उसका पेट था, पालतू था। तो जब मास्टर की डेथ हो जाती थी तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफना देते थे। ऐसे हमें एविडेंसेस मिले। मतलब डॉग्स आर बरीड विद देयर मास्टर्स। कहां मिला है सर? वी हैव गॉट द सच काइंड ऑफ एविडेंसेस इन बुर्जहुम, वेरी इंपॉर्टेंट साइट। ठीक है, मेहरगढ़ क्या है सर? अर्लीस्ट एग्रीकल्चर वाला साइट है। बोलान पास, पाकिस्तान के पास में, बोलान वैली ऑफ पाकिस्तान आपको वहां पे दिखाई देगा। और बेसिकली यहां पे आपको पता चलेगा कि जो लोग मरते थे उनके साथ में बकरियों को दफनाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि लाइफ आफ्टर डेथ का एक कॉन्सेप्ट है। मतलब इंसान को मरने के बाद में उसको अगली लाइफ में किसी की आवश्यकता पड़ेगी, तो लाइफ आफ्टर डेथ के लिए उसके साथ गोट्स को भी दफनाते थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गोट्स का एविडेंस यहां मिलेगा, डॉग का एविडेंस यहां मिलेगा। एक और कमाल का क्वेश्चन आता है कि सर डोमेस्टिकेशन की जब शुरुआत होती है मेसोलिथिक एज में, तो सबसे पहला जानवर कौन सा था जिसको हमने डोमेस्टिकेट किया? एनीवन ऑफ यू? व्हिच वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन बीइंग? चलो, ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं। Every one of you, please take a pause on this video, go and check on Google the first animal domesticated by humans, and please write that down in the comment box. Because ultimately, after the end of the session, I should be feeling you guys are consistently following all the instructions, and it is going to be helpful to all of you. It shouldn't be something कि आप ऐसा पार्क में टहल रहे हो और मेरी वीडियो देख रहे हो फिर 10 सेकंड के बाद स्किप कर रहे हो, because ultimately lot of effort have been put, so it should be helpful to all of you. So take this seriously. Please let me know in the comment box. सबसे पहला जानवर जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था, आई थिंक आप सभी ने लिख दिया होगा। चलो चले आगे। चलो जी भैया, तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट जो भी एरियाज है स्टोन एज के उसको देख लिया। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक और टाइम पीरियड आता है, इसको अपन बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज, और इसमें आपको सबसे पहले आहार और बानस कल्चर दिखाई देगा। देखो चाल्कोलिथिक का मतलब क्या? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, न्यूलिथिक एज में, न्यूलिथिक एज क्या था? स्टोन एज का पार्ट था।
अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बार पोट्री का इस्तेमाल किया गया। क्यों सबसे पहली बार पोट्री का इस्तेमाल किया गया? बिकॉज न्योलिथिक एज में एग्रीकल्चर शुरू होता है, लोग कृषि करना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के जो भी उनके पास में ग्रेन्स होंगे उनको कहीं ना कहीं स्टोर तो करेंगे ना, तो उन्होंने स्टोर करने के लिए सबसे पहले पोट्री का इस्तेमाल किया न्योलिथिक एज में। सो यू विल फाइंड पोट्रीज एग्जिस्टिंग इन द न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज में आपको पोट्री एग्जिस्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलो ये पुराना वाला था। अच्छा, एक और कमाल की बात, सर ये जो एजेस होते हैं, ये एज का नाम हम कैसे करते हैं कि ये वाला स्टोन एज है, ये वाला आयरन एज है, ये वाला चैल्कोलिथिक एज है, किस बेसिस पे करते हैं? मैंने बहुत बार बताया हुआ, अगर नहीं पता तो इसको अच्छे से एक बार सुन लो। अगर किसी टाइम पीरियड में किसी एक मटेरियल का इस्तेमाल बड़े स्केल पे किया जा रहा है, बड़े स्केल पे मतलब बहुत बड़े स्केल पे किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस मटेरियल के नाम से पूरे के पूरे एज का नाम रखा गया। फॉर एग्जांपल, अगर स्टोन के ही टूल्स बन रहे हैं, स्टोन से ही लोग हर काम कर रहे हैं, तो स्टोन एज। अगर वो टूल आयरन के बन रहे हैं, आयरन के औजार बन रहे हैं, वेपन्स बन रहे हैं, टूल बन रहे हैं, तो आयरन एज। अगर वो कॉपर का बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? चैल्कोलिथिक एज। अब सबसे पहला मेटल जो ह्यूमन बीइंग ने इस्तेमाल किया, मतलब हमने सबसे पहला कौन सा मेटल इस्तेमाल किया? आपको पता है सर, स्टोन एज में तो हम सबसे पहले स्टोन के टूल्स बना रहे हैं, मतलब हमें आयरन के बारे में नहीं पता, हमें किसी मेटल के बारे में नहीं पता, तभी तो हम स्टोन के टूल्स बना रहे हैं, अदरवाइज हम आयरन का टूल बनाते। और आपको टेक्निकली पता है आयरन सबसे शार्प है, आयरन के टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पीरियड में इतने एडवांस होने के बाद भी हम आयरन के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। आप जो घरों में हथौड़ा देखते हो, जो आपके पास में स्क्रू ड्राइवर होता है, मेजॉरिटी ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ आयरन, बिकॉज आयरन की खासियत क्या है? तो बहुत मजबूत है, प्लस आप उसको शार्प कर सकते हो, टूटेगा नहीं। पत्थरों को आप शार्प करोगे टूट जाएगा, कॉपर को शार्प करोगे टूट जाएगा, बिकॉज वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना स्ट्रॉन्ग आयरन होता है। लेकिन सबसे पहले क्या हमें आयरन के बारे में पता था? हमें नहीं पता था। दैट इज द रीजन व्हाई हमने कहानी स्टार्ट किया सर स्टोन से, हमने स्टोन का टूल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला मेटल जो ह्यूमंस को पता चलता है, जिससे कहानी आगे बढ़ती है, दैट इज दी कॉपर। क्या है सर? वो कॉपर। यानी कि हम सबसे पहले कॉपर के औजार बनाते हैं, और इसीलिए इस पूरे एज को अपन बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज। क्या बोलेंगे हम? चैल्कोलिथिक एज। अच्छा, अब भारत में हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में कॉपर का इस्तेमाल अलग अलग लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए अलग अलग पार्ट्स में कॉपर के अलग अलग एजेस को दिखा गया। मतलब आप इस चीज को समझो, एक हम कहते हैं आहार और बानस कल्चर। आहार कल्चर का मतलब पता है क्या है? बेसिकली राजस्थान वाला एक एरिया था, आहार नाम का एरिया था, वहां पे लोगों ने बहुत बड़े स्केल पे कॉपर का इस्तेमाल किया, इसीलिए इस पूरे एरिया का नाम हो गया सर आहार कल्चर। मतलब आहार के रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं? कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि चैल्कोलिथिक एज में आपको आहार कल्चर दिखाई देगा, यानी कि पूरे भारत में कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। उसमें एक प्रोमिनेंट साइट है राजस्थान, आहार और बानस उसका नाम है, तो हमने उसी के नाम पे आहार बानस कल्चर इसका नाम रख दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट साइट है महाराष्ट्र। तो जैसे आप आज महाराष्ट्र कहते हो ना, बेसिकली उस टाइम पे इट वाज द जॉरवे, उस जगह का नाम क्या था? जॉरवे। तो महाराष्ट्र वाले एरिया को हमने जॉरवे कल्चर रख दिया। मतलब आपको महाराष्ट्र में भी आयरन का इस्तेमाल हो रहा है, जॉरवे कल्चर, ठीक है। और राजस्थान में भी बड़े स्केल पे आयरन का इस्तेमाल हो रहा है, आहार और बानस कल्चर। तब वो क्या दिखाई देगा? यहाँ पे बहुत ही पुराने कॉपर के टूल्स दिखाई देंगे, और पोट्रीज भी आपको अलग अलग कलर के पेंट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको जॉरवे कल्चर की बात करूं, तो जॉरवे कल्चर में आपको क्या पता चलेगा? सर यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका सेटलमेंट बहुत ही प्लान्ड है, प्लान्ड सिटीज वहां बनाया गया हुआ है। उसके साथ में सर उनका बरियल प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, किस तरीके से इंसानों को बरी करना है वो सिस्टमैटिक प्रैक्टिस से फॉलो कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल बहुत ही बड़े स्केल पे किया गया है, यानी कि कॉपर के यूज के लिए चैल्कोलिथिक एज में आपको एक जॉरवे कल्चर दिखाई देगा। और जॉरवे कल्चर कहां पे एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है सर महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इस चीज को याद रखना, महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट से साइट्स आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल दैमाबाद दिखाई देगा, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा साइट है दैमाबाद। फिर आपको दिखाई देगा नेवासा, नेवासा, दैमाबाद, ये कुछ इंपॉर्टेंट से साइट है। अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे, इफ यू लुक एट टू द इंडियाज मैप, आपको पता चलेगा सर इस तरीके से कि जो महाराष्ट्र वाला एरिया ये तो बहुत बड़ा है, तो इस पूरे एरिया को अपन जॉरवे कल्चर कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जॉरवे कल्चर। लेकिन इसमें एक जगह दैमाबाद, एक जगह नेवासा है, मतलब अलग अलग जगहों पे हमें एविडेंसेस मिले कॉपर के बड़े स्केल पे यूज करने के, शहरों जैसे एविडेंसेस मिलते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जॉरवे कल्चर कहते हैं। अब एग्जामिनर कैसे फंसाता है? वो आपको लिख देगा कल्चर, उसके सामने लिख देगा स्टेट, तो वो क्या बोलेगा? जॉरवे कल्चर, उसके सामने वो लिख देगा राजस्थान। अब बच्चे कंफ्यूज, उनको लगेगा जॉरवे कहीं जोहर से रिलेटेड है, राजस्थान में जोहर होता था, तो कहीं जॉरवे जोहर एक तो नहीं है, कहीं जॉरवे वाले राजस्थान के तो नहीं है। नहीं, जॉरवे महाराष्ट्र है, आहार और बानस कल्चर राजस्थान में, यहीं पे ट्रैप्स हो जाते हैं बच्चे। प्लस आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से टाउन्स जॉरवे कल्चर के अंदर दिखाई देगा, तो आपको याद रखना है दैमाबाद, नेवासा, ये सब जॉरवे कल्चर के इंपॉर्टेंट टाउन्स है। और जॉरवे कल्चर मतलब महाराष्ट्र वाला एरिया जहां पे लोग कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मालवा कल्चर, आपको पता ही है, आपका मालवा वाला एरिया,
ईस्टर्न प्लेन या फिर आप मालवा प्लेट्यू जो देखते हो, इन पर्टिकुलर एरियाज में आपको ब्लैक कलर्स के ऐसे क्या रेड वेयर आपको दिखाई देते हुए नजर आएंगे। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो इसमें खासियत क्या थी सर, यहाँ पे बहुत ही पुराने आपको अर्ली विलेजेस दिखाई देंगे। यू विल फाइंड अर्ली विलेज एंड विलेज लाइफ। एग्रीकल्चर की शुरुआत हल्की हल्की हो चुकी है और बेसिकली चैल्कोलिथिक एज के पहले न्यूलिथिक एज था, और जो न्यूलिथिक एज था यहाँ पे लोगों ने एग्रीकल्चर का शुरुआत कर दिया था। इसके बाद आया है सर चैल्कोलिथिक एज, यानी कि चैल्कोलिथिक एज में टेक्निकली एग्रीकल्चर चलता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम द न्यूलिथिक इटसेल्फ, यानी कि अब सेडेंटरी लाइफ चल रहा है, यानी कि लोग गांव में रह रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सेडेंटरी लाइफ के एविडेंसेस दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको अर्ली एग्रीकल्चर और विलेज कम्युनिटी दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट ग्रेन्स फॉर एग्जांपल व्हीट और बार्ले का भी दिखाई देगा, और इंपॉर्टेंट से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी दिखाई देता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सा बात सर, ये जो मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ जो कि एक न्यूलिथिक साइट था, इस पर्टिकुलर जगह पे हमें अर्लीस्ट एग्रीकल्चर एविडेंस मिले, है ना, जो कि पाकिस्तान में। अब क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर में कौन सा क्रॉप यहाँ पे ग्रो किया गया है, तो याद रखेंगे सबसे पुराना क्रॉप था व्हीट एंड बार्ले। यहां से भी क्वेश्चन आया, व्हीट एंड बार्ले सबसे पुराने क्रॉप्स है। और राइस का एविडेंस हमें नहीं मिला है, राइस का एविडेंस हमें बहुत बाद में मिला है। मतलब मेहरगढ़ का जो एविडेंस है वो है अप्रोक्सीमेटली 7000 बीसी के आसपास में। राइस का एविडेंस हमें मिला है 5000 बीसी के आसपास में। कहां पे, तो सर इलाहाबाद के पास में। कहां पे, इलाहाबाद के पास में दो साइट्स मिले, एक का नाम है कोल्डी हवा, क्या नाम है, कोल्डी हवा, और एक का नाम है मारागढ़ा, मारागढ़ा, राइट। तो इसको कंफ्यूज मत होना, एक मेहरगढ़ और एक है मारागढ़ा। अब मारागढ़ा और कोल्डी हवा में आपको राइस के एविडेंसेस मिले। अब बच्चे पता है क्या फंसते हैं, क्वेश्चन आता है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस वाज फाउंड एट, तो उनको लगता है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। वो ये नहीं समझ रहे कि इसने प्रिसाइजली राइस पूछा है, एग्रीकल्चर नहीं पूछा। एग्रीकल्चर पूछता तब तो राइस हो, व्हीट हो, बार्ले हो, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन उसने क्या पूछ दिया, राइस पूछ दिया। तो अगर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर पूछे तो आपको मेहरगढ़ लगाना है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस पूछे तो आपको कोल्डी हवा मारागढ़ लगाना है। और ये कहां है, इस जगह को मोटा मोटी इन दोनों साइड्स को कहते हैं कि इट इज एग्जिस्टिंग इन नॉर्थ ऑफ विंध्यास। मतलब क्या, विंध्या पहाड़ के नॉर्थ में आपको दिखाई देगा। आप बिलीव करोगे स्टैंडर्ड 6 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हुए। तो दैट इज हाउ यूपीएससी फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक एनसीईआरटी बुक्स, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटीज देखो, बट ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी रेड करके जाओ सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ बेसिक फैक्टर्स के इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है, राइट। चलो भैया टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आगे चलना है। ऐसे डिटेलिंग में जाऊंगा तो बहुत डिटेलिंग से अपन यहाँ पे वन शॉट कर रहे हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है सर, कॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, कम्युनिटी एक साथ रह रही है, क्राफ्ट बना रही है, मतलब आपको पता ही है सर, ये घड़े बड़े बना रहे हैं, सब चल रहा है। इसी के टाइम पीरियड में एक नया टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम कहते हैं सर सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसको अच्छे से समझना, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जिसको अपन आईवीसी कहते हैं, इसका टाइम पीरियड जो मैच्योर फेज का है वो 2500 बीसी से है 1500 बीसी। और इस 1500 बीसी के बाद में स्टार्ट हो जाता है सर वैदिक एज, और वैदिक एज को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है, अर्ली वैदिक एज और एक है लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज था सर 1500 से 1000 बीसी, है ना, और जो लेटर वैदिक एज है वो है सर 1000 से 600 बीसी। और फिर इस 600 बीसी के बाद में एक नया टाइम पीरियड आ जाएगा, दैट इज दी महाजनपद। तो इस तरीके से आपकी हिस्ट्री कनेक्टेड है ना, एक एक करके मैं आपको आगे लेकर चलता हुआ नजर आऊंगा, ठीक है। अब आप हम पहले पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, 2500 से 1500 बीसी में बेसिकली होता क्या है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो इंडिया के यहां से इंडस रिवर फ्लो कर रही है, और यहाँ पे इंडस रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी आ रही हैं। और इस पर्टिकुलर साइट में हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, कुछ शहर मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडस वैली के पास में सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, लोग यहाँ पे सभ्य है, मतलब यहाँ के लोग एग्रीकल्चर अच्छे से कर रहे हैं, यहाँ पे जंगलियों की तरह नहीं रह रहे हैं, वो क्या है, एक सभ्य इकोनॉमी में रह रहे हैं, मतलब वो लोग सिविलाइज्ड है, यानी कि यहाँ पे टाउन्स का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग शहर आपको दिखते हुए नजर आ रहे हैं ना। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये सिविलाइजेशन में सबसे खास बात क्या है, सबसे ज्यादा लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रॉन्ज का, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें एक क्या बोलते हैं डांसिंग गर्ल मिली है। डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, मोहेंजोदारो में हमें एक डांसिंग गर्ल मिली है, मैं आपको बताऊंगा अभी उसके बारे में। मतलब एक नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा डांसिंग गर्ल मिली हुई है, और चूंकि ये डांसिंग गर्ल किस एज से बिलोंग कर रही है, ब्रॉन्ज एज से बिलोंग कर रही है, मतलब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का पार्ट है डांसिंग गर्ल, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है डांसिंग गर्ल। तो बताओ डांसिंग गर्ल कौन से मेटल से बनी है, तो सर ये ऑब्वियस सी बात है ब्रॉन्ज से बनी होगी। क्यों, क्योंकि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे थे। और यही क्वेश्चन था इस बार आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में, कब
2025, अभी कुछ महीने पहले, जो भी यूपीएससी का एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि आपको पता है कि नहीं कि ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता है। अब इस जगह पे ना कुछ इंपॉर्टेंट से साइट्स है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं अगर आपको फटाफट टाउन प्लानिंग बता दूं तो इस चीज को ध्यान रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग शहर में रह रहे हैं, उनकी सभ्यता से बाकी सभ्यताओं के बीच में व्यापार हो रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है। कॉटन सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों ने ग्रो करके बेचना स्टार्ट किया, इनको मेलुहा भी कहते हैं। कॉटन का सबसे पहला सेलिंग किसने किया है सर? आईवीसी ने किया। वही क्वेश्चन भी यूपीएससी इस बार पूछ सकती है, राइट। सो प्लीज टेक दिस थिंग वेरी वेरी सीरियसली एवरी वन ऑफ यू। इसके साथ साथ में आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे रहने वाले जितने भी शहर है सबका प्रॉपर टाउन प्लानिंग दिखाई देगा। मतलब लोग पहले घर बनाने से पहले वहां पे स्ट्रीट्स बना रहे हैं, स्ट्रीट्स के बगल से ड्रेन जा रहा है और सभी स्ट्रीट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है और हर इंसान के मकान आसपास में मतलब स्पेस के साथ में बना हुआ है, ऐसे कंजेस्टेड नहीं है, यानी कि प्रॉपर टाउन प्लानिंग के साथ घर बनाया गया हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा है। एक और खासियत आपको दिखाई देगा कि मेजॉरिटी ऑफ जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, कौन सा सर? जो पश्चिमी भाग है, ये थोड़ा हाइयर लैंड है। क्या ये थोड़े हाइट पे है। जस्ट अ सेकंड, ये थोड़े कहां पे सर? इट इज इन सम हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है? थोड़ी ऊंचाई पे है। ऊंचाई पे क्यों है? बिकॉज इस जगह पे इंपॉर्टेंट से स्ट्रक्चर्स मिले। फॉर एग्जांपल अनाज घर। अब ऐसा समझ जाओ कि ये लोअर टाउन है और इस लोअर टाउन में आम जनता रह रही है, यहाँ पे बाढ़ आ गया, पानी पूरा बह गया, तो लोग अपने अनाज को लेकर के यहाँ पे रखा हुआ है ताकि लोग अपने अनाज घर को एक्सेस कर सके। तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स उनको अपर टाउन पे दिखाई देगा, बाकी लोअर टाउन पे आम लोग वहां पे रहते हुए नजर आते हैं। इसी अपर टाउन को अपन बोलते हैं सिटाडेल। क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज दी सिटाडेल। और ये जो सिटाडेल है, ये जनरली एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ऑलवेज नहीं कह रहा, जनरली हर सभ्यता के पश्चिमी भाग में उचला स्थल दिखाई देगा जो छोटे से एरिया में है लेकिन हाइट पे। ये इनका टाउन प्लानिंग है। अब यहां से एग्जामिनर कभी कुछ पूछ दिया तो पूछ दिया, उसका मेन इंटरेस्ट है कि क्या आपको इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पता है। हड़प्पा कहां पे पाया जाएगा? तो सर हड़प्पा आपको रवि नदी के पास में पाया हुआ एक इंपॉर्टेंट सा साइट है। यहाँ पे आपको अनाज घर मिलेगा, बहुत सारे वेट्स वाली चीजें मिलेंगी, पोट्री दिखाई देगा। मोहेंजोदारो आपको इंडस रिवर के पास मिलेगा। मोहेंजोदारो को माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माउंट ऑफ डेथ। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सर मृतकों का टिला। ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि बहुत सारे लोग सेम तरीके से मार के वहां पे दफना दिए गए, गाड़ दिए गए जमीन पे। तो ऐसा कहते हैं कि वैदिक आर्यन नाम की कम्युनिटी थी जो भारत के नॉर्थ वेस्ट से अटैक करते हुए आती है, सेंट्रल एशिया से आती है और आईवीसी वाले लोगों को मार देती है और यहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर लेती है। दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज अ रूलिंग कम्युनिटी हियर एंड दे किल्ड इंडस वैली पीपल, और उनको मार करके एक जगह दफना दिया गया। इसलिए वहां पे ऐसा टिला बना हुआ जिसमें बहुत सारे डेड ऑर्गन्स आपको दिखाई देंगे, इसलिए इसको बोला गया माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टिला भी इसको कहा गया। अगर एग्जाम में है तो प्लीज गलत नहीं करेंगे। यहां से एविडेंस क्या मिला है सर? हमें ग्रेट बाथ मिला है, बहुत सा बाथिंग एरिया मिला है, बहुत बड़ा सा। ऐसा कहते हैं कि शायद ये जो बाथिंग एरिया है इसको कस्टम्स के लिए इस्तेमाल करते थे, अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए इस्तेमाल करते थे। असेंबली हॉल मिला है, अर्बन प्लानिंग मिलेगा, डांसिंग गर्ल मिली है जो मैं आपको बता रहा था अभी, राइट। डांसिंग गर्ल जो यूपीएससी का इस पर क्वेश्चन था। ऐसे आपको चीजें यहां से दिखाई देते हुए नजर आएंगी, ठीक है। धोलावीरा और लोथल, ये दो इंपॉर्टेंट से साइट से दोनों आपको गुजरात में दिखाई देंगे, धोलावीरा और लोथल। जो धोलावीरा था इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एक नंबर का है। मतलब यहाँ पे पानी को कैसे मैनेज करना है, बारिश के पानी को कैसे टैंक्स में रख करके उसको रीयूज करना है, इन सब चीजों में लोग बहुत ही एडवांस है। और इसलिए आपको पता चलेगा यूपीएससी एग्जाम में 2021 में आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किसका अच्छा था, दैट इज द धोलावीरा। लोथल को कहते हैं सर डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब पता है क्या है? समुद्री तट के पास में है तो लोथल डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह, जहां पे समुद्री जहाजों को रखा गया हुआ है। ऐसा कहते हैं कि सबसे पहला, इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। आर्टिफिशियल मतलब क्या है? इंसानों के द्वारा बनाया गया पोर्ट है ये बेसिकली, क्या? लोथल। और ये ट्रेड सेंटर था। क्यों ट्रेड सेंटर था? क्योंकि समुद्री रास्ते व्यापार होता था, तो लोथल से होते हुए व्यापार जाता हुआ नजर आएगा, राइट। तो धोलावीरा और लोथल दोनों इंपॉर्टेंट है। इनके रिवर्स भी देख लेना कि किसके पास से भोगावा रिवर क्या बह रही है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो इस तरीके से साइट्स आपको दिखाई देते हुए नजर आएंगे। एक ग्रेट बात है जो मोहेंजोदारो में मिला है। सीढ़ियों से लोग उतरते थे, नहाते थे, ऐसा कहते हैं कि रिचुअल्स के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक सेक्युलर सिविलाइजेशन कहा गया है। मतलब कोई भी धर्म का डोमिनेंस नहीं है सोसाइटी में। धर्म एग्जिस्ट करता होगा बट किसी का डोमिनेंस नहीं है, इट्स अ सेक्युलर सोसाइटी, इसको याद रखेंगे। फिर कालीबंगन और राखीगढ़ी, बनावली, ऐसे तीन अलग अलग साइट्स है। कालीबंगन आपको मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे आपको बैंगल्स का प्रोडक्शन दिखाई देगा, बंगन है ना, तो यहाँ पे फायर अल्टर्स आपको दिखाई देगा। प्लो फील्ड दिखाई देगा। प्लो फील्ड कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जुताई हुआ खेत, प्लो फील्ड दिखाई देगा। राखीगढ़ी इज इन हरियाणा। ऐसा कहते हैं कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आईवीसी साइट, क्या बोलते हैं इसको? इट इज दी लार्जेस्ट आईवीसी साइट इन इंडिया। मतलब भारत में सबसे बड़ा आईवीसी का साइट क्या था? तो दैट इज दी राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट। और यहाँ पे आपको
टेराकोटा प्लॉ मिला हुआ है, टेराकोटा प्लॉ। प्लॉ मतलब पता है क्या होता है? प्लॉ मतलब हल, हल मिला हुआ है इनको, राइट। कहां से? राखीगढ़ी से, है ना। फिर आपको बनावली कहां पे? बनावली ऑल्सो इन राजस्थान। यहाँ पे आपको बार्ले और टेराकोटा फिगर्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट से एविडेंसेस आपको दिखाई देंगे, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आईवीसी के लोग कैसे मारे गए, क्या रीजन था, हमें उसके बारे में नहीं पता, आज भी वो एक मिस्ट्री है, ठीक है। फटाफट देखेंगे सर। आर्ट एंड कल्चर में डांसिंग गर्ल मिली है, जो किसकी थी? ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। इकोनॉमी में देखोगे तो सर ये एग्रीकल्चर तो करते थे, एग्रीकल्चर के साथ व्यापार भी करते थे बाकी सभ्यताओं के साथ, मेसोपोटामिया और बाकी सभ्यताओं के साथ, इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस बिलीफ में अगर आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आपको एक बहुत कमाल का स्ट्रक्चर मिला है, इसको अपन बोलते हैं पशुपति महादेव का एक फिगर मिला हुआ, ठीक है। इस चीज को समझो। पशुपति महादेव का इमेज कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सर एक इंसान है जो योगी के पोस्चर में बैठा हुआ है, उसके ऊपर में 3 सिंह है और उसके आसपास में 5 एनिमल्स से घेरा हुआ है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट, वन हॉर्न राइनो, टाइगर, और आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? और यहाँ पे 2 आपको दिखाई दे रहे हैं पैर के पास में डियर। ऐसे एनिमल्स इनको घेरा हुआ है और इनको हम कहते हैं पशुपति। पशु मतलब एनिमल्स, पति मतलब लॉर्ड, यानी कि जानवरों से घिरे हुए तो हो सकता है ही माइट बी लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। तो पशुपति महादेव करके इनको कहा गया है। ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें मिले हुए पशुपति महादेव के, राइट। और फिर आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे मतलब ऐसा रिलीजियस स्ट्रक्चर मिल रहा है तो ये सेक्युलर कैसे हुए? तो सेक्युलर का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे धर्म ना हो। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि वहां पे धर्म हो लेकिन धर्म डोमिनेट ना करे। इंडिया सेक्युलर है या नहीं है? सेक्युलर कंट्री है। तो इंडिया में क्या लोगों के पास धर्म नहीं है? धर्म है ना, हिंदू वाले भी है, इस्लाम फॉलो करने वाले भी, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन किसी का भी डोमिनेंस नहीं है। पाकिस्तान क्या है? सेक्युलर कंट्री नहीं, एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम का वहां पे डोमिनेंस है। इंडिया में वैसा सिचुएशन तो नहीं है, ना हिंदुओं का है ना इस्लाम का। एग्जैक्टली यहाँ पे रिलीजन होगा लेकिन उस रिलीजन का सोसाइटी में डोमिनेंस नहीं था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? सेक्युलर सोसाइटी कहेंगे। पब्लिक प्लेस में कहीं पे भी टेंपल्स नहीं मिले हैं। नो टेंपल हैव बीन फाउंड इन पब्लिक प्लेस, प्लीज नोट दिस डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पे एक ये भी दिखाई देगा कि लोग फर्टिलिटी की पूजा करते हैं, मतलब धरती माँ को फर्टिलिटी गॉडेस मानते हैं, और ये लोग फेलोश वर्शिप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? फेलोश वर्शिप। फेलोश वर्शिप का मतलब पता है? सेक्स ऑर्गन्स की पूजा करना। फेलोश वर्शिप भी आपको यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चलो भैया, तो कहां मिला है पशुपति महादेव? इट इज फाउंड इन मोहनजोदारो। कहां पे? मोहनजोदारो में। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। थोड़ी तेज इसलिए चल रहे हैं बिकॉज़ वन शॉट मैराथन इंपॉर्टेंट एरियाज को हिट करके जाना है। कोशिश मेरी ये है कि मैं फैक्ट को मिस आउट ना करूं, मैराथन के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। तो थोड़ा अपन तेज ही चलेंगे। चलो स्क्रिप्ट की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है दैट इज अनडिसाइफर्ड, अभी तक डिसाइफर्ड नहीं हुआ, तो इसको अपन प्रोटो हिस्टोरिक एज मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक एज। अच्छा, इसके जितने भी लोग थे वो सब ना किस पिक्चर्स के द्वारा स्क्रिप्ट लिखते थे, मतलब उनके स्क्रिप्ट में ना पिक्चर्स का इस्तेमाल होता है, अलग अलग इमेजेस से लिख रहे हैं, तो कहते हैं इसको अपन पिक्टोरियल स्क्रिप्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज द पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। अच्छा, इनका जो लिखने का पैटर्न था, आपको लिखने का पैटर्न बताता हूं। ये पहले राइट से लेफ्ट लिखते थे, फिर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो ये ऐसे जिगजैग पैटर्न पे लिखते हुए नजर आते हैं। ये जो कॉन्टिन्यूअस जिगजैग पैटर्न होता है लिखने का, इसको अपन बोलते हैं बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे इसको अपन? बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट बोलेंगे। द जिगजैग पैटर्न ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड द बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट। दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। एनीवेज, पेन गिरे जा रहा है मेरा और हम भी भागे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अर्बन टाउन प्लानिंग के बारे में बता चुका हूं। ग्रिड पैटर्न पे रहता था शहर एक दूसरे के साथ में। अब इसके बाद में सर आपको वैदिक एज की शुरुआत दिखाई देगी, और वैदिक एज में सबसे पहला टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज द अर्ली वैदिक एज। अब वैदिक आर्यंस ने भारत को डोमिनेट किया हुआ है। यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो सेंट्रल एशिया से आती है, जो आर्यंस है, जो कहीं ना कहीं इंडिया में आते हुए नजर आते हैं, और ये जिस एनिमल पे आते हैं उस एनिमल का नाम है सर हॉर्स। तो आपको पता चलेगा वैदिक एज में हॉर्स का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपने को हॉर्स का ऐसा एविडेंस क्लियर नहीं मिला हुआ है। सुपरफिशियल लेवल पे कहते हैं कि सुरकोटाडा गुजरात में वहां पे कुछ एनिमल्स मिले हैं, मे बी दैट इज हॉर्स, बट दैट इज अ सुपरफिशियल लेवल, द फैक्ट हैज नॉट येट बीन एस्टैब्लिश्ड। तो अभी तक वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, बट हाँ अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में सर आपको यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ऑल्सो इस टाइम पीरियड को अपन 1500 से 1000 बीसी कहते हैं। अब ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। कैसी कम्युनिटी है सर? ये ट्राइबल कम्युनिटी है। पहले इसके पहले वाले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं शहर में रहने वाले, इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ये सिविलाइजेशन नहीं है, ये जनजाति है जो ट्राइब्स की तरह रह रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज बना करके रह रहे हैं। अब इनकी खासियत क्या है सर? इनकी कम्युनिटी पैट्रियार्कल है, और इनके यहाँ पे जो सोसाइटी है वो ब्रेक डाउन किया गया। कुल का मतलब होता है फैमिली। कहते हैं ना कि उसने हमारे कुल खानदान का नाम बर्बाद कर दिया, अच्छा कर दिया, तो कुल मतलब परिवार,
कुल यानी कि परिवारों को जोड़ोगे तो ग्राम बनेगा, मतलब विलेज, और ग्राम को जोड़ोगे तो जन मिलेगा, जन मतलब आम जन, मतलब लोग, यानी कि उस वक्त के ट्राइब बनेंगे, राइट। अब ये जो ट्राइब्स थे ये जमीन के लिए फाइट नहीं कर रहे, दे आर फाइटिंग फॉर कैटल्स, ये मेरा जानवर है, ये तुम्हारा जानवर है, बार्टर सिस्टम से लेन देन कर रहे हैं, एक दूसरे को चीज दे रहे हैं, ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सभा और समिति जैसे असेंबलीज दिखाई देंगे। अब इस चीज को याद रखना, समिति में कितना अल्फाबेट होता है, तो देखो SAMITI 6 अल्फाबेट है, ठीक है। सभा में कितना अल्फाबेट है, SABHA 5 अल्फाबेट है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, यानी कि समिति में 6 अल्फाबेट है, यानी कि ज्यादा अल्फाबेट है, यानी कि याद रखना समिति इज अ बिग असेंबली। क्या है सर, बहुत बड़ी असेंबली, ठीक है। सभा में छोटे अल्फाबेट है, कम अल्फाबेट है, इट्स अ स्मॉल असेंबली। क्या है सर, इट्स अ स्मॉल असेंबली। अब ये बिग असेंबली और स्मॉल असेंबली में डिफरेंस क्या है, अगर ये बहुत बड़ी असेंबली है तो इसमें राजा महाराजा के साथ गांव के भी लोग एक साथ बैठ करके डिस्कशन करेंगे, राइट। जो ट्राइबल किंग है उसके साथ जो बाकी ट्राइब्स पे बैठ कर डिस्कशन करेंगे आगे हमें क्या करना है। ये स्मॉल असेंबली यानी कि यहाँ पे पावरफुल लोग बैठेंगे, मतलब जो राजा है उसके आसपास में जो पुरोहित हैं, जो सेनापति, जो पावरफुल है, जिनकी संख्या कम है, वो बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं। तो सभा और समिति जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा। बेसिकली यहाँ पे जो लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कैटल रेयरिंग कर रहे हैं, जानवरों को रेयरिंग करते हुए नजर आ रहा है। और रिलीजन में पता चलेगा सर ये वर्शिप करते हैं नेचर का, फॉर एग्जांपल इंद्र भगवान, अग्निदेव, सोमदेव जैसे भगवानों का ये पूजा करते हुए नजर आते हैं। अब जैसे अपन लेटर वैदिक एज में आएंगे तो यहाँ पे सोसाइटी में बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, अर्ली वैदिक एज में जो लोग ट्राइब्स के रूप में रह रहे थे, जनजाति के रूप में, अब लेटर वैदिक एज में वो लोग जनजाति से डेवलप हो गए, अब वो इंपायर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं सर, इंपायर बना रहे हैं, अपने अपने लिए कैपिटल्स बना रहे हैं, राज्य बना रहे हैं। अब वो राज्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग फॉर द टेरिटरीज। प्लीज याद रखेंगे इसको, लेटर वैदिक एज वाले लोग जो थे ये सर टेरिटरी के लिए फाइट करते थे, अर्ली वैदिक एज वाले लोग ट्राइब्स थे, वो कैटल के लिए फाइट कर रहे हैं। अब इस चीज को याद रखना, जब तक वो कैटल के लिए फाइट कर रहे हैं तब तक मूवमेंट में है, ट्राइबल इकोनॉमी है, नॉर्मल लाइफ चल रही है। जैसे अब वो टेरिटरी के लिए फाइट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सब इंपायर बन रहा है। मतलब लोग कैसे आज के टाइम पीरियड में इंडिया और चाइना टेरिटरी के लिए फाइट करते हैं, मेरा एरिया ये तुम्हारा एरिया, इंडिया पाकिस्तान ये हमारा बॉर्डर है तुम्हारा बॉर्डर है, इस तरीके से टेरिटरीज बन चुके हैं, सबके अपने अपने देश बन चुके हैं, राइट। अब इस चीज को याद रखना, जन मतलब क्या होता है, आम लोग। जन मतलब क्या होता है, आम लोग। जो पहले ट्राइब्स थे वो जन थे, अब ये जन जो है ये लड़ाई कर रहे हैं पद के लिए, पद मतलब जमीन, अपनी टेरिटरी के लिए, यानी कि आपस में इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोलोगे जनपद। जनपद का मतलब क्या होता है, जनपद का मतलब होता है इंपायर, मतलब अब लोग अपने अपने इंपायर्स बना रहे हैं, ठीक है। एक और कमाल की बात, ये है जनपद 1, ये है जनपद 2, ये है जनपद 3, ऐसे अलग अलग जनपद है। अब इनके बीच में आपस में फाइट हो रहा है। पता चला सर जनपद 1 ने इन दोनों को हरा करके वो पूरे एरिया को एक्वायर कर गया, मतलब उसने अपने इंपायर को बहुत बड़ा बना लिया। तो अब ये जनपद से क्या बन गया, नाउ दिस बिकम्स महाजनपद। मतलब क्या है सर इसका, नाउ इट बिकम्स फ्रॉम इंपायर इट बिकम्स ग्रेट इंपायर, बहुत बड़ा इंपायर बन चुका है। अब इसी ग्रेट इंपायर को, इसी महाजनपद को हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज इन द 6th सेंचुरी बीसी, जो इसके बाद आपको दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग डेवलप होते 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 जनपद और महाजनपद में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट इज हाउ हिस्ट्री मूव्स। ये शिफ्ट समझ में आना चाहिए। अच्छा, इस टाइम पीरियड में सर जो सोसाइटी है इसमें वर्ना डिवीजन आ चुका है, वर्ना ऑर्डर आ चुका है, और सोसाइटी को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। जो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं ब्राह्मण, जो सेना वेना में काम कर रहे राजा महाराजा की फैमिली के हैं वो लोग क्षत्रिय, जो बिजनेसमैन है दे आर द वैश्यास, और जो इनमें से कुछ भी नहीं है, जो बेचारा लैंडलेस लेबर है, जमीन नहीं है बेचारा, ऐसे ही कहीं ना कहीं काम कर रहा है, उसको अपन शूद्र बोलेंगे। इस तरीके से आपको 4 प्रकार से जनजाति दिखाई देगा। और इन चीजों को ऋग्वेद में ऐड किया गया। ऋग्वेद के अंदर में याद रखना, ऋग्वेद में 10 मंडल्स हैं। कितने हैं सर, 10 मंडल, यानी कि ऋग्वेद के 10 अलग अलग पार्ट्स हैं। जो सबसे लास्ट मंडल है 10th मंडल, उसमें वर्ना सिस्टम को ऐड किया गया है पुरुषुक्ता की स्टोरी के फॉर्म में, पुरुषुक्ता की स्टोरी, राइट। मतलब इसको कहीं ना कहीं डिवाइन ऑरिजिन से जोड़ दिया गया। कैसे जोड़ दिया गया, ऐसा बोला गया कि एक महान इंसान है, एक बहुत ही प्राइमल इंसान है, मतलब समझो सपोज करो ब्रह्मा जी, जैसे उनसे जोड़ दिया गया। ऐसा क्या गया कि उनके मुख से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका जन्म हुआ है, वो ब्राह्मण है, राइट। क्षत्रिय जो है उनके हाथ से, उनके आंख से उसकी उत्पत्ति हुई है, राइट। वैश्यास का उनके थाई से, उनके स्टोमक से उत्पत्ति हुई है। और जो शूद्र है बेचारे, उनके पैरों से उनकी उत्पत्ति हुई है। देयर ओरिजिनेशन इज फ्रॉम द फुट ऑफ द प्राइमल मैन। और इस तरीके से डिवाइन ओरिजिन, भगवान से डिवाइन ओरिजिन से जोड़ दिया गया वर्ण सिस्टम को। और इसी कहानी को बोलते हैं पुरुषुक्ता की कहानी। क्या बोलते हैं, पुरुषुक्ता। और जो पुरुषुक्ता की कहानी है ऋग्वेद के 10वें पार्ट में, इट इज ऑन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जनपद बन गया, एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो रहा है। अच्छा, कमाल की बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात, सर लेटर वैदिक एज में आयरन टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इंपायर बड़ा बन रहा है। अभी तक लोग कॉपर और पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब आयरन टूल का इस्तेमाल से फायदा कैसे है सर? अगर अपन आयरन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे औजार मजबूत होंगे, यानी कि हम बड़े स्केल पे खेती करेंगे, जितना बड़ा खेती करेंगे उतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे, जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे उतने बड़े स्केल पे हम व्यापार करेंगे, राइट? तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, यानी कि यहाँ पे आयरन टूल्स का इस्तेमाल करने से इकोनॉमी ग्रो होते हुए नजर आते हुए दिखाई देगी। तो शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? तो आपको एक मेजर डिफरेंस दिखाई देंगे अर्ली और लेटर वैदिक एज में। अच्छा, अब कुछ टेक्स्ट बुक की बात करें तो वैदिक एज के 4 इंपॉर्टेंट वेद की किताबें हैं, फटाफट देखेंगे। सबसे पहली है ऋग्वेदिक किताब। ऋग्वेद की जो किताब है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये अर्ली वैदिक एज में हुई है, इसलिए इसको अपन ऋग्वेदिक एज भी कहते हैं। जो अर्ली वैदिक एज उसको क्या बोलते हैं हम? ऋग्वेदिक एज कहते हैं। और ऋग्वेद में हाइम्स एंड फिलोसॉफिकल इंसाइट है, मंत्रास है। और ऋग्वेद के अंदर में 10 मंडल है। कितने हैं? 10 चैप्टर है। जो 10th मंडल है सबसे बाद में, सबसे रिसेंट एडिशन है 10th मंडल, और इसी के अंदर में पुरुष शुक्ता की आपको स्टोरी दिखाई देगा। जो तीसरा मंडल है, 3rd मंडल है, इसमें आपको गायत्री मंत्र दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा सर? गायत्री मंत्र आपको तीसरे मंडल में दिखाई देगा। जो 7वां मंडल है, इसमें आपको बैटल ऑफ 10 किंग्स दिखाई देगा। बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राज युद्ध आपको दिखाई देगा। प्लीज ये मंडल्स में कहां पे क्या मिल रहा है एटलीस्ट इतना पढ़ लो, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मुझे पता आपको बैटल ऑफ 10 किंग नहीं पता, आई सी अगर टाइम मिलेगा तो एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज आप इसको देखोगे खुद से, लेकिन आप एटलीस्ट ये मंडल्स को याद रखोगे, राइट? अच्छा, इसके बाद आपको दूसरी किताब दिखाई देगी, दैट इज द शामवेद। शामवेद समा बांध देना, मतलब म्यूजिकल, म्यूजिक के तरीके से, मतलब पोइट्री के तरीके से मंत्रों का उच्चारण कहीं ना कहीं शामवेद में है, सिंगिंग करके कैसे गाया जाएगा। यजुर्वेद में रिचुअल्स के बारे में मेंशन किया गया हुआ है, किस तरीके से सेक्रीफाइसेस होंगे उनके बारे में मेंशन किया गया, यज्ञ कैसे करेंगे, रिचुअल्स कैसे करेंगे। और जो अथर्ववेद है, इसके अंदर में आपको मंत्रास के साथ में जादू टोना और हीलिंग प्रैक्टिसेस, ऐसी चीजों को मेंशन किया गया, जो तांत्रिक प्रैक्टिस मंत्र इन सब कहीं ना कहीं आपको इसमें दिखाई देता हुआ नजर आएगा। तो ये आपको 4 अलग अलग वेद की किताबें हैं, प्लीज इसका नाम आप सभी ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब इनसे रिलेटेड ना 3 अलग अलग किताबें और आपको दिखाई देगा, एक आपको ब्रह्मणा, एक अर्यंका और एक उपनिषद। एक चीज याद रखना, जितनी भी वेद की किताबें हैं उन वेद की किताबों के अंदर में ऐसे 3-4 डिविजन्स आपको और दिखाई देंगे। ब्रह्मणास का मतलब क्या होता है? ब्रह्मणास एक ऐसी किताब है जो बताती है कि अगर आप कोई भी रिचुअल फॉलो करोगे तो उसको कैसे फॉलो करना है, उस रिचुअल का क्या प्रॉफिट है, उस रिचुअल से क्या नुकसान है, ये सब कुछ आपको ब्रह्मणास में दिखाई देगा। मतलब इट कंटेन्स डिटेल्ड कमेंट्री एक्सप्लेनिंग वैदिक रिचुअल्स एंड देयर मीनिंग्स। जो वैदिक रिचुअल्स है वो कैसे होंगे, उनका मीनिंग क्या है, इसको बहुत ही डिटेल तरीके से ब्रह्मणास में बताया हुआ है। नेक्स्ट कम्स टू पिक्चर इज सर अर्यंकास। अर्यंकास क्या है? सो दे आर दी फॉरेस्ट बुक्स, ये फॉरेस्ट बुक है, राइट? जंगल में रहने वाले लोगों की किताब है, और इसमें फिलोसॉफिकल तरीके से बताया हुआ रिचुअल को कैसे फॉलो करना है, राइट? जो ट्राइब्स रहते थे जंगल में उनकी किताब है। उपनिषद सबसे आखिरी किताब है, और उपनिषद का मतलब क्या होता है? सिटिंग नियर अ गुरु। उपनिषद का लिटरल मीनिंग होता है उपा प्लस निषद, यानी कि सिटिंग नियर अ गुरु, मतलब एक गुरु के नजदीक बैठना। यानी गुरु के नजदीक बैठ के आप क्या करोगे? सीआईडी की बातें करोगे? नहीं। मूवीज की बात करोगे? नहीं। क्या करोगे? फिलोसॉफिकल चीजों पर डिस्कशन करोगे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। यानी कि उपनिषद वाली जो किताब है ये फिलोसॉफिकल चीजों पर डिस्कशन करती है, ये स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करती है। और जब कहते हो ना कि ये हमारा रिचुअल है, ये हमारी प्रथा है, इन चीजों को मना करती है, बोलते हैं रिचुअल फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ में जाओ। ये कहीं ना कहीं आपके उपनिषद में है, जो कि फिलोसॉफिकल बुक है। तो एटलीस्ट इनके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए कौन क्या है, ठीक है? चलो भैया, फिर आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म की शुरुआत होते हुए नजर आएगी इसी टाइम पीरियड में। अब यहाँ पे आपको बुद्धिज्म की शुरुआत होते हुए नजर आएगी। बुद्धिज्म की शुरुआत भी 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में होती है, और बुद्धिज्म पे क्वेश्चंस भी आते हैं। फटाफट देखेंगे बुद्धिज्म की शुरुआत किसके द्वारा होती है, तो गौतम बुद्धा जी के द्वारा होती है। गौतम बुद्ध जो थे, इनका जो पुराना नाम था इसको अपन सिद्धार्थ गौतम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल हिम एज द सिद्धार्थ गौतम, इनको अपन बुद्ध भी कहते हैं। और एक संत महात्मा थे, इधर उधर मतलब स्टार्टिंग डेज में कहीं ना कहीं घर को त्याग करके भटकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और फिर अपने ज्ञान को पूरी दुनिया में बांटते हैं, राइट? ऐसा कहते हैं कि इन्होंने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पाने के लिए अपने घर को छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया, राइट? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इवेंट बुद्धिज्म में इसको हम मानते हुए भी नजर आते हैं। इन्होंने बेसिकली बताया कि 4 प्रकार के सत्य इन्होंने बताया। 4 सत्य क्या है? इन्होंने ये बताया कि हर इंसान के लाइफ में दुख है, और वो जो दुख है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम उस दुख के पीछे किसी ना किसी चीज के पीछे लगे हुए हैं, और वो चीज है हमारा तृष्णा, मतलब हमारा वो चीज है सर डिजायर। यानी कि हर दुख के पीछे का कारण क्या है सर? डिजायर। काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। हम डिजायर के कारण वो डिजायर्स पूरे नहीं हो रहे, तो हम कहीं ना कहीं दुख हमें आता हुआ नजर आता है।
ठीक है, इस दुख को हम खत्म कर सकते हैं अगर हम अपने डिजायर्स को खत्म कर दे, और उसको खत्म करने के लिए हमें सत्य के रास्ते पे जाना पड़ेगा। इन 8 कदमों को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हमारा व्यू सही होना चाहिए, स्पीच सही होना चाहिए, जीवन निर्विकार सही होनी चाहिए, दिमाग में हम सही तरीके से सोचे, एक्शन सही हो, इंटेंशन सही हो। इसको अपन बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ। अगर हम इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखेंगे तो हम कभी भी सफर नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि बुद्धा की टीचिंग क्या थी, तो बुद्धा की टीचिंग थी डिजायर्स आर दी रूट कॉज ऑफ ऑल दी सफरिंग। मतलब हम लोग जो सफरिंग कर रहे हैं, जो भी हमारे सामने समस्या है, वो सिर्फ और सिर्फ डिजायर से कारण है। अगर डिजायर्स ना हो तो समस्या नहीं होगा। डिजायर्स आर दी रूट कॉज ऑफ सफरिंग, दैट इज व्हाट गौतम बुद्धा सेड, राइट। और इसी के लिए उन्होंने 8 फोल्ड मार्च हमें बताया हुआ, और निर्वाण की प्राप्ति के लिए भी हमें उन्होंने इसलिए एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, अब मैं आपको ना एक बार गौतम बुद्धा के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में यहाँ पे लिख देता हूं, ताकि आप लोग इसको ध्यान में रखोगे, बिकॉज यहाँ से अगर आपको कुछ भी पूछा जाए सो यू शुड बी नोइंग दिस। सबसे पहला, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष के आयु में, एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, ही लेफ्ट हिज होम, अपने घर को छोड़ दिया। ही लेफ्ट हिज होम, क्या कर दिया गौतम बुद्ध ने, क्या कर दिया सर, लेफ्ट हिज होम, अपने घर को छोड़ दिया। इसको अपन बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, राइट। 29 साल के एज में घर छोड़ दिया, ठीक है। ही गॉट एनलाइटनमेंट, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ सर, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पे हुआ, तो बोध गया में। बोध गया कहां है सर, बिहार में। बोध गया में हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसको अपन निर्वाण कहते हैं बुद्धिज्म में। क्या बोलते हैं, निर्वाण, ठीक है। जब इनको निर्वाण हुआ तो इन्होंने सबसे पहले एक सेरेमन दिया, ज्ञान दिया। मतलब जो भी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताने की आवश्यकता, मतलब कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने ज्ञान दिया, तो इस इवेंट को अपन क्या बोलते हैं, मतलब सबसे पहला फर्स्ट सेरेमन, सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान बांटा। और सबसे पहला सेरेमन कहां दिया सर, सारनाथ नाम का एक जगह है वहां पे दिया। और इस पर्टिकुलर इवेंट को क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज दी धर्म चक्र परिवर्तना, धर्म चक्र परिवर्तना, राइट। मतलब सबसे पहले इन्होंने ज्ञान दिया, राइट। और इनकी जो डेथ होती है, दैट इज नंबर 4, इनकी जो डेथ होती है, मतलब ये अपने जो शरीर को त्यागते हैं, ये कुशीनगर में देते हैं। कुशीनगर कहां पे, यूपी में। इसको बोलते हैं अपन महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब अलग अलग सिंबल्स हैं, राइट। अब इन्होंने घर को छोड़ा है, इसको अपन हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको अपन पीपल के पेड़ से, ट्री, पीपल का ट्री जो है उससे रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अच्छा, धर्म चक्र परिवर्तना, मतलब सबसे पहला ज्ञान दिया। इसको अपन 8, वो जो चक्र नहीं है जो आप अशोक चक्र के रूप में देखते हो, उस चक्र से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और डेथ को अपन स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, स्तूपा से। स्तूपा से अपन बुद्धिज्म में डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट से इवेंट है बुद्धा के, इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी बुद्धा साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको साक्य मुनि भी कहते हैं। उनके फादर का नाम क्या था, उनकी मदर का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था, बेटे का नाम क्या था, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धा ने 4 चीजों को देखा था, एक बीमार व्यक्ति, एक डेथ पर्सन, एक रिलीजियस पर्सन, मतलब संत आदमी। ये सब बेसिक से डिटेल्स है, आई एम होपिंग आपको ये पता होना चाहिए, राइट। विल स्ट्रेटली कम टू द पॉइंट्स ऑफ बुद्धिज्म। चलो, ये इंपॉर्टेंट थीमेटिक एरिया से क्वेश्चन यहां से आता है। अब बुद्धिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट से किताब है, फटाफट देखेंगे। सबसे पहले आपको दिखाई देगा सर त्रिपिटक। क्या दिखाई देगा, त्रिपिटक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से बुद्धा की से रिलेटेड बुक्स है। इसको अपन क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस बुक्स एज दी त्रिपिटक। अब समझो त्रिपिटक के अंदर में क्या दिखाई देगा। इसके अंदर आपको सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जैसे 3 पिटक दिखाई देंगे, 3 अलग अलग किताबें दिखाई देंगी। सुत्त पिटक मतलब वो किताब जिसके अंदर टीचिंग ऑफ बुद्धा, क्या दिखाई देगा सर, बुद्ध का ज्ञान, मतलब बुद्धा ने जो भी कुछ पढ़ाया था वो एक किताब में लिखा गया। उसका नाम है क्या, सुत्त पिटक। इसके 5 निकायास है, 5 अलग अलग किताब है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट किताब का नाम है सर अंगुत्र निकाय। क्या नाम है, अंगुत्र निकाय, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर ये अंगुत्र निकाय एक ऐसी किताब है, राइट, सुत्त पिटक का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर में मेंशन किया गया था कि उस टाइम पीरियड में 16 महाजनपद थे। जब भी महाजनपद आपको बता रहा था ना कि कैसे लेटर वैदी कैसे बड़े बड़े टाउन्स बनते हैं, तो कौन सी किताब में, अंगुत्र निकाय में मेंशन किया गया था, जो कि टीचिंग्स ऑफ बुद्ध यानी कि सुत्त पिटक का एक निकाय है, अंगुत्र निकाय। उसके अंदर में आपको दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। विनय पिटक जो है वो बोलता है कि जितने भी संत महात्मा है बुद्धिज्म में, वो एक साथ रहेंगे, एक जगह पे रहेंगे, उसको संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। तो संघ में रहने वाले लोग का डिसिप्लिन क्या होगा, संघ में रहने वाले लोग
कौन से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, ये बेसिकली एक किताब में है, उस किताब का नाम है सर विनय पिटक। और अभिधम पिटक जो है दिस इज अ फिलोसॉफिकल बुक। इस किताब के अंदर बताया हुआ है कि कुकोर बुद्धिज्म की जो फिलोसफी है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया, दैट इज द अभिधम पिटक। यानी कि बुद्धिज्म की जो 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 1 2 एंड 3, इन तीनों को एक साथ मिलाकर के अपन बोलते हैं त्रिपिटक, दैट इज द 3 बास्केट्स ऑफ बुद्धिज्म। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं अपन, और भी आपको बुक्स दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आपको धम्मपदा दिखाई देगा, मतलब धम्मपदा बुद्धास की बोली गई बातों को एक जगह कंपाइल किया गया, उसको धम्मपदा कहते हैं। मिलिंद पन्हो, बड़ी कमाल की किताब है मिलिंद पन्हो। एक्चुअली एक राजा था, उसका नाम था किंग मिनांदर, और इसको मिलिंदा भी कहते हैं। और एक संत महात्मा थे, उनका नाम था नागसेना। ये बुद्धि संत थे, बुद्धिस्ट थे, ठीक है। और मैं अगर आपको बेसिकली बताऊं तो बुद्धिज्म में महायान को फॉलो करते थे, ठीक है, बुद्धिस्ट संत थे। और इनसे मिनांदर ने बहुत सारे सवाल पूछे जिंदगी को लेकर के, लाइफ को लेकर के, और इस संत ने उन सभी सवालों के बहुत सटीक जवाब दिए थे, बुद्धिज्म से इंस्पायर होकर के उन जवाबों को दिया था। और इसीलिए मिनांदर और नागसेना के बीच का जो डायलॉग है, इन दोनों के बीच की जो स्टोरी है, जो वार्तालाप है, इसको एक किताब बना दिया गया। उस किताब का नाम था सर मिलिंद पन्हो, मतलब क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। पन्हो मतलब होता है क्वेश्चंस, क्या होता है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा। मिलिंदा मींस किंग मिनांदर। मिनांदर के जो क्वेश्चंस थे उसको एक जगह पे कंपाइल कर दिया गया किताब में, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा करके। और ये कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन को प्रमोट करने वाली सबसे कमाल की किताब आपको दिखाई देते हुए नजर आएगा, ठीक है। इसके आगे अगर मैं लेकर के चलूं तो फिर आपको दिखाई देगा और भी कुछ किताब है। फॉर एग्जाम्पल आपको महावंसा और दीपवंसा जैसी किताब दिखाई देंगी। तो वहां महावंसा और दीपवंसा कुछ श्रीलंकन किताब है, श्रीलंकन क्रॉनिकल्स, श्रीलंका की किताब है, बेसिकली बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की कहानी वहां पे आपको दिखाई देगा। फिर आपको दिव्य वादना दिखाई देगा, बेसिकली ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड ही कुछ कुछ किताबें हैं जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन्स को एक्सप्लेन करती है, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके वास्ते बुद्धिज्म में आपको पता चलेगा सर 4 अलग अलग क्या हुए थे, काउंसिल्स हुए थे, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो 4 जो काउंसिल हुए बुद्धिज्म में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप वो 4 काउंसिल एक बार जरूर देख लेंगे। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अजातशत्रु ने कराया था, राजगीर में कराया था, राइट। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था कालाशोका ने कराया था, वैशाली में। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था अशोका ने कराया था, पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोगलीपुत्तिशा। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कनिष्का ने कराया था कश्मीर में। और चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको पता चलेगा सर महायान और हीनयान करके बुद्धिज्म 2 अलग अलग स्कूल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। बेसिकली पहले आप ये समझ जाओ कि बुद्धिज्म की इंपॉर्टेंस से साइट्स कौन कौन से हैं जो आपके एग्जामिनर का फेवरेट है, ठीक है। तो देखो बुद्धिज्म में एक आपको सांची का स्तूपा दिखाई देगा। अब सांची जो है दैट इज इन मध्य प्रदेश। कहां पे सर सांची? इट इज इन मध्य प्रदेश। इसको बनवाया था अशोका ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। और ये बनवाया कब गया था? तो इट वाज मेड इन 3rd सेंचुरी बीसी। 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया गया था। कमाल की बात क्या है कि सांची में आज तक बुद्धा कभी नहीं गए, लेकिन सांची में आपको स्तूपा दिखाई देगा। किसके द्वारा बनाया गया? अशोका के द्वारा बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको दिखाई देगा सर अजंता एंड इलोरा हिल्स, ठीक है। अब अजंता इलोरा अगर आपको जनरली जानना है तो ये दोनों के दोनों आपको कहां पे दिखाई देंगे? ये आपको महाराष्ट्र में दिखाई देंगे, औरंगाबाद के अंदर में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली माउंटेन्स में अगर आप देखोगे तो शायद्री माउंटेन रेंज में दिखाई देगा। कहां पे? शायद्री माउंटेन रेंज। माउंटेन्स का जो पर्वतों की जो शिखा है शायद्री माउंटेन रेंज, आपको बेसिकली वहां पे केव्स दिखाई देंगे। और इसके पास से, अजंता के पास से वाघोरा रिवर फ्लो करती है। कौन सी सर? वाघोरा रिवर बहती हुई नजर आती है। और ये यूपीएससी में 2021 में आईएएस के एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी रिवर कहां से बह रही है? तो वाघोरा रिवर यहां से बहती हुई निकलती हुई दिखाई देगी। और जो अजंता के केव्स हैं ये पूरे के पूरे बुद्धिस्ट केव्स है। सिर्फ आपको यहाँ पे बुद्धिज्म दिखाई देगा। इलोरा में आपको बुद्धिज्म भी दिखाई देगा, जैनिज्म भी दिखाई देगा, और ब्राह्मणिकल कल्चर भी दिखाई देगा। अलग अलग केव्स हैं इसके, ठीक है। ब्राह्मणिकल कल्चर के 7 केव्स है, जैनिज्म के 5 केव्स है, आई थिंक 10 या 12 कुछ बुद्धिज्म के केव्स है। ब्राह्मणिकल कल्चर में आपको कैलाशनाथ टेम्पल, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट से टेम्पल आपको केव्स वहां पे दिखाई देते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ बेसिक्स है, आपको एटलीस्ट इतना ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आया तो लगा दोगे, ठीक है। अमरावती का भी स्तूपा है जो कि आपको आंध्र प्रदेश में दिखेगा, इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। चलो सारनाथ में आ जाओ। सारनाथ वाला कौन सा जगह है सर? ये वही वाली जगह है जहाँ पे सबसे पहली बार बुद्धा ने सरमन दिया, ज्ञान दिया था। कहाँ पे? आपको यूपी में दिखाई देगा सारनाथ। और बेसिकली आपको यहाँ पे धार्मिक स्तूप दिखाई देगा। और सारनाथ को अपन धर्म चक्र परिवर्तना कहते हैं उस इवेंट को। और बोध गया तो आपको पता ही है सर, महाबोधि टेम्पल है वहां पे, जहाँ पे बुद्धा को निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनलाइटनमेंट का साइट है ये, है ना। लुम्बिनी आप सभी को पता है सर, बुद्धा का बर्थ प्लेस है, यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। दैट इज इन लुम्बिनी। कहाँ पे जन्म हुआ था? बुद्धा का लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और ये वही जगह है जहाँ पे बाद में अशोका भी जाता है।
कि बुद्धा का कहाँ पे जन्म हुआ था, और अशोका ने यहाँ पे अपने अभिलेख लिखवाए, मतलब उसने कुछ ऐसे पत्थरों पे छपवाया है, इंस्क्रिप्शन लिखवाया है। और पता है क्या लिखवाया है कि लुम्बिनी एक ऐसी जगह है जहां पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, तो लुम्बिनी के गांव के लोगों से मैं टैक्स नहीं लूंगा, यहाँ के लोगों को हमने टैक्स माफ कर दिया। ये जो अशोका का इंस्क्रिप्शन है लुम्बिनी में, इसको अपन रुमनदई पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज दी रुमनदई पिलर इंस्क्रिप्शन। कौन सा इंस्क्रिप्शन है सर? ये आपका है रुमनदई पिलर इंस्क्रिप्शन। प्लीज एवरी वन ऑफ यू नोट दिस डाउन बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुमनदई पिलर इंस्क्रिप्शन क्या है। तो आपको दिखाई देगा सर, ये आपको अशोका का इंस्क्रिप्शन, दिस इज दी रुमनदई पिलर इंस्क्रिप्शन। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है रुमनदई के ऊपर में, ठीक है। चलो जी भैया, अब हम आते हैं सर जैनिज्म के ऊपर में, फटाफट आएंगे। देखो जैनिज्म जो है ना कहीं जैनिज्म में ऐसा कहा गया है, सिंस अगेन आई एम टेलिंग दिस टू ऑल ऑफ यू, वी आर डूइंग दिस मैराथन, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट थेमेटिक एरियाज बताते हुए चल रहा हूं, और मैंने एक्सपेक्ट किया कि आपने एटलीस्ट बेसिक तो पढ़ा होगा, राइट। अदरवाइज अगर मैं आपको पढ़ाने लगूंगा तो 10-15 घंटे का मैराथन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। एंड ट्रस्ट मी, जितने भी इंपॉर्टेंट थेमेटिक एरियाज है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। आई विल मेक श्योर दैट आई कवर एवरीथिंग। बट मेरे को आपसे यही हेल्प चाहिए कि जो बहुत बेसिक माइन्यूट फैक्ट्स है यार, आप लोग एटलीस्ट उसको देख लो कि तीर्थंकर 23 तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था और किसका क्या सिंबल था, थोड़ा मोड़ा ये सब देख लो। बाकी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जो उसकी फिलॉसफी से रिलेटेड है कि अनेकावाद क्या है, राइट, शायदवाद क्या है, जहां पे बच्चे फंसते हैं मैं आपको वो सब करा दूंगा रिवीजन टर्म्स में, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पे जैनिज्म दिखाई देगा। तो जैनिज्म की जो किताबें हैं बेसिकली अलग अलग तरीके से दिखाई देंगी। जैनिज्म को मैं बताता हूँ पहले। अच्छा पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, बुद्धिज्म जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है महायान, क्या है? एक है महायान और एक है सर हीनयान। कौन कौन है? महायान और हीनयान। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। महायान मतलब जो भगवान बुद्धा को महान बना रहा है। क्या बना रहा है? महान। यानी कि महायान वालों का ये मानना है कि जो बुद्धा थे ये भगवान थे, ही वॉज अ गॉड। तो बुद्धा का आइडियल वर्शिप होना चाहिए, मूर्ति पूजन होना चाहिए। और यहाँ पे लगभग लिखी गई किताबें संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। लेकिन जो हीनयान वाले थे, इनका कहना था कि भैया ये जो बुद्धा है ना, ये कोई भगवान नहीं थे, ये तो आम इंसान थे, ही वॉज अ ऑर्डिनरी मैन, ही वॉज अ ऑर्डिनरी मैन। इसलिए इनका आइडियल वर्शिप मत करो, मूर्ति पूजन मत करो। और इन्होंने बोला था कि बुद्धिज्म की जितनी भी किताबें, अगली सारी किताबें पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। अब आप एक चीज को याद रखना हमेशा, बुद्धिज्म की शुरुआत ही हुई थी ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस बहुत डोमिनेट कर रहा था। यानी कि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने सोसाइटी में अपना डोमिनेंस इतना ज्यादा कर लिया था कि ब्राह्मण्स का सीधा सीधा मानना था कि हम ही है जो है, वी आर दी सर्वो सर्वास एग्जिस्टिंग हियर। तो ब्राह्मण्स ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा वहां पे डोमिनेट कर रखा था सोसाइटी में। और उनका ये मानना था कि जो संस्कृत भाषा है सिर्फ हमारे पास ही डोमिनेंट है, हमारे अलावा संस्कृत कोई नहीं सीख सकता। इतना ज्यादा ब्राह्मण्स का डोमिनेंस आ चुका था और आम जनता को वो लोग आगे आने नहीं देना चाहते थे। इसलिए कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की शुरुआत होती है इक्वालिटी के बेसिस पे कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आओ, सबको इक्वालिटी की तरह अपन ट्रीट करते हुए नजर आएंगे। और तब बुद्धिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो हीनयान बुद्धिज्म के रूप में हुआ था। थेरावादा जो अर्लीस्ट स्कूल है हीनयान में, उस तरीके से स्टार्ट हुआ था। भगवान बुद्धा खुद बोलते थे कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान है और उनकी तरह जो मेडिटेशन करेगा, ज्ञान की प्राप्ति करेगा, उसको एनलाइटनमेंट मिल सकता है। लेकिन बाद में बुद्धिज्म में इंप्यूरिटीज आ गई, बाद में बुद्धिज्म बदल गया, बुद्धिज्म का एक नया वर्जन आ गया महायान, जिसने खुद बुद्धा को भगवान बना दिया और कह दिया कि अब उनका मूर्ति पूजन करेंगे। वो बुद्धा जो अपना मूर्ति पूजन करने से हमेशा मना करते थे, जो खुद को भगवान का दर्जा ही नहीं देते थे, उनको हमने भगवान का दर्जा दे दिया। बुद्धिज्म की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज को ब्राह्मणों ने डोमिनेट कर रखा था, तो आम जनता की भाषा पाली में शुरुआत हुआ और बाद में वही बुद्धिज्म संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने लग गया। इससे पता चलता है कि बुद्धिज्म जिस चीज के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था, बाद में उसी का शिकार हो जाता है ना। और कहीं ना कहीं बुद्धिज्म धीरे धीरे करके कोलैप्स हो जाता है। भारत जहां पे बुद्धिज्म की शुरुआत होती है, आज मुश्किल से 1 से 2% आबादी बुद्धिस्ट की यहाँ पे बची हुई है। सारे बुद्धिस्ट यहाँ से चले गए, उसके भी अलग अलग रीजन है, लेट्स नॉट गो इनटू दिस। तो इस तरीके से आपको महायान और हीनयान दो अलग अलग स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चलो भैया, अच्छा महायान का एक कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड द बोधिसत्वास। बोधिसत्वा का मतलब कुछ ऐसे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त करने लायक नॉलेज अटेन कर लिया है, लेकिन वो निर्वाण नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ताकि वो आम लोगों को मदद करे कि वो निर्वाण प्राप्त कर ले। यानी कि बोधिसत्वा की पूजा की जाती है किसमें? महायान बुद्धिज्म में। दे आर ट्रीटेड लाइक गॉड, बोधिसत्वास। वैसे ही जैनिज्म में भी दो अलग अलग ग्रुप होता है, राइट। एक है श्वेतांबर और एक है आपके दिगंबर। फटाफट बताऊंगा। जैनिज्म की शुरुआत हुई तो जैनिज्म में कहते हैं कि सर 23 तीर्थंकर थे। कितने थे? 23 तीर्थंकर थे। जो 23वें थे, 23rd थे, वो थे आपके लॉर्ड महावीर। यानी कि महावीर साहब के पहले 22 तीर्थंकर और आ चुके थे। महावीर के तुरंत ऊपर जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। उनके पहले जो थे वो नेमिनाथ थे। तो यानी कि आपको 21वें, 22वें, 23वें एटलीस्ट नीचे के 3 याद कर लो कि कौन कौन है, तो आपको पता चलेगा सर इनके ऊपर जो थे, मतलब जो 22वें थे वो थे पार्श्वनाथ, 21वें जो थे वो थे नेमिनाथ।
अब एग्जामिनर अगर पूछ दे कि इसको अरेंज करो तो नीचे का एक दो याद कर लो, और सबसे पहला वाले जो तीर्थंकर थे इनका नाम था ऋषभनाथ देव, राइट, ऐसा करके इनका नाम था फर्स्ट तीर्थंकर। तो आपको ये 3 तीर्थंकर का नाम याद करना है, इनके थोड़े सिंबल्स देख लेना, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है सर, तो अगर आपसे पूरा जाए कि ये बताओ भैया जैनिज्म और बुद्धिज्म में सबसे पुराना क्या है, तो ऑलवेज रिमेंबर सर जैनिज्म और बुद्धिज्म में सबसे पुराना आपका बुद्धिज्म है, क्योंकि बुद्धिज्म की शुरुआत बुद्धा से हुआ, ही वाज द फाउंडर, और जैनिज्म की शुरुआत पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से हुआ। यानी कि जो आप महावीर देखते हो ना, वो 23वें तीर्थंकर थे। तो कहीं ना कहीं महावीर और बुद्धा एक ही समय पे आए हैं। तो बुद्धा से तो बुद्धिज्म की शुरुआत हुई है, और महावीर से तो बुद्धिज्म की शुरुआत नहीं हुई है, इसके पहले 22 तीर्थंकर और आ चुके थे, 23वें हैं। तो कहीं ना कहीं महावीर यानी कि जैनिज्म की शुरुआत पहले हुई है, बुद्धिज्म बाद में हुआ। अगर क्रोनोलॉजी में आ गया क्वेश्चन तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑल्सो बुद्धिज्म में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे दैट वाज दी पाली, और जो जैनिज्म में यूज करेंगे दैट विल बी दी प्राकृत। कौन से लिटरेचर का यूज कर रहे हैं सर, स्क्रिप्ट का यहाँ पे प्राकृत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बुद्धिज्म में क्या हुआ सर, बेसिकली बुद्धिज्म भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे होता है तो फटाफट देखेंगे। देखो इंडिया में होता क्या है कि यहाँ पे मगध इंपायर था, बिहार में क्या था, मगध इंपायर था, और यहाँ पे मौर्य रूलर्स का शासन चल रहा था। यहाँ पे जैनिज्म बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा था। एक ही बार यहाँ पे फेमाइन आ गया। क्या आ गया सर, भूखमरी पड़ गई, फेमाइन आ गया। तो बहुत सारे ऐसे जैन थे जो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया की तरफ माइग्रेट कर गए, कर्नाटका में दैट इज दी श्रवण बेलगोला की तरफ में माइग्रेट करते हुए नजर आते हैं, और कुछ जैन यहीं पे रह जाते हैं। अब इस चीज को याद रखना, अच्छे से ध्यान में रखना, जो जैन नॉर्थ इंडिया में रह जाते हैं वो आम जनता की तरह नॉर्मल खाना खाने लगते हैं और नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। क्योंकि जैनिज्म की विचारधारा थोड़ी एक्सट्रीम है, थोड़े एक्सट्रीम पे जाती है लोग। इनका ये मानना है कि नॉन लिविंग के अंदर भी लिविंग बीइंग है। मतलब अगर मैं बोलूं कि जो पानी का बोतल है तो उनका ये मानना है कि पानी के बोतल को भी अच्छे से ट्रीट करो, इसकी भी आत्मा है। जो पानी आप पी रहे हो उसके अंदर भी आत्मा, उसको हर चीज को मतलब अच्छे से ट्रीट करो। वो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर मत करो, उससे बहुत सारे कीटाणु हैं मतलब वो खेत में वो मर जाते हैं। यानी कि वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे आकर के हर चीजों को देखते हैं। बुद्धिज्म हमेशा मिडिल पाथ को फॉलो करता है, वो बहुत ही एक्सट्रीम नहीं चलता है। जैनिज्म थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे चीजों को चलता हुआ नजर आएगा आपको। ऐसे बेसिक डिफरेंस दोनों में दिखाई देगा। अब होता क्या है सर, जब यहां से कुछ जैन साउथ इंडिया आ जाते हैं तो जो नॉर्थ इंडिया वाले जैन थे वो आम लोगों की तरह व्हाइट कलर के कपड़े पहनने लगने लगते हैं और नॉर्मल खाना खाने लगते हैं और वैवाहिक जीवन वो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जो पुराने वाले जैन्स थे जो साउथ इंडिया आए थे वो न्यूड थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं जीते थे। 12 साल तक ये फेमाइन चला, लगभग 12 साल तक भूखमरी पड़ी। 12 साल बाद जब वापस ये लोग नॉर्थ इंडिया आते हैं तो देखते हैं कि भैया यहाँ के जो जैन थे तो बदल गए पूरी तरीके से। तो इन्होंने बोल दिया कि भैया वो हमारे वाले जैन नहीं, हम दूसरे वाले जैन हैं। यानी कि जो साउथ इंडिया आए थे इन्होंने अपने आप को बोल दिया दैट वी आर दी दिगंबर। हम क्या है सर, हम है दिगंबर। हम क्या है, हम है दिगंबर। और जो नॉर्थ इंडिया में रह गए थे वो कौन है सर, वो थे आपके श्वेतांबर। हम वो कौन थे, वो थे आपके श्वेतांबर। और जो दिगंबर्स थे इनका गुरु का नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था, भद्रबाहु। भद्रबाहु, ये भद्रबाहु ये जो साउथ इंडिया लेके गया था। और भद्रबाहु साउथ इंडिया पता है किसको लेके गया था, यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हो चुकी थी और मौर्य डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था उनका, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इनके साथ साउथ इंडिया गए, श्रवण बेलगोला में जाकर के उन्होंने सले खान कर दिया। सले खान मतलब पता है क्या, जैनिज्म का ऐसा मानना है कि जब आपको अपने शरीर को त्याग करना हो तो आप खाना पीना छोड़ दो, धीरे धीरे करके आपकी शरीर वीक होगी, होते 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 आप मर जाओगे, यू विल डाई। दैट्स कॉल्ड द सले खान, राइट। जैनिज्म का सबसे एंड स्टेज होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटा बिंदुसार को गद्दी देकर के सले खान करके उसने अपने जीवन को त्याग कर दिया। इस तरीके से आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखाई देगा। तो दैट इज द रीजन व्हाई जैनिज्म के 2 अलग अलग ग्रुप्स दिखाई देंगे। एक आपको दिखाई देगा श्वेतांबर और एक आपको दिखाई देगा दिगंबर। श्वेतांबर जो है वो आगम लिटरेचर को मानते हैं। आगम लिटरेचर यानी कि जो कहते हैं जो जैना के लिटरेचर है, जो महावीर जी की टीचिंग्स उसको आगम लिटरेचर कहते हैं। दिगंबर जो है वो पुराने आगम लिटरेचर को बोलते थे जो कि अब खत्म हो चुके हैं, राइट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। अहिंसा का बात मानो तो दोनों नॉन लिविंग मतलब नॉन वायलेंस की बात करते हैं, कहते हैं कि सबके अंदर में आत्मा है। यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि जो पानी बह रहा है क्या उस पानी में आत्मा है, ऐसा करके कौन सा धर्म मानता है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म, कौन सा मानता है, तो सर जैनिज्म होगा। ऐसे क्वेश्चन वहां भी पूछे गए हुए, ठीक है। तो आपको ऐसे अलग अलग लोग यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। और कल्पसूत्र कहीं ना कहीं महावीर की बायोग्राफी है, आपको किताब दिखाई देगा। नंदी सूत्र आपको दिखाई देगा, जैन की फिलोसफी वाली किताब है। अच्छा, एक हमेशा एक चीज याद रखना, बड़ा कमाल का इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई देगा। बहुत सारी बुक्स जिसमें सूत्र वर्ड यूज किया गया ना, हमें लगता है कि ब्राह्मणिकल कल्चर की किताब है, बट याद रखना ये जैनिज्म वाली किताबें होती हैं। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर जैना बुक्स, और सूत्र वर्ड देखकर लगता है यार ये तो ब्राह्मणिकल किताब होगा, बट एट द एंड इट इज ए जैना बुक। तो ये थोड़ा सा ट्रैप होता है, इसको याद रखेंगे। ऑल्सो ये जो जैनिज्म था ना, इसने अपने आप को ब्राह्मणिकल कल्चर से बहुत डिफरेंशिएट नहीं किया है।
ऐसा नहीं बोल रहा है कि हम एकदम ब्राह्मणिकल कल्चर के विरोध में, इसने अपने आप को ब्राह्मणिकल कल्चर से बहुत डिफरेंशिएट नहीं किया। इसलिए आप देखोगे साउथ इंडिया में जहां पे ब्राह्मणिकल कल्चर कमजोर है वहां पे जैनिज्म मजबूत हो गया, क्योंकि जैनिज्म ने साउथ इंडिया में बताया नहीं कि हम ब्राह्मणिकल कल्चर को अपोज कर रहे हैं, बुद्धिज्म ने तो क्लियर कट बोला हुआ कि हम ब्राह्मणिकल कल्चर को अपोज कर रहे हैं। तो जो लोग ब्राह्मणिकल कल्चर को नहीं मानेंगे सिर्फ वही आपको ज्वाइन करेंगे, लेकिन जैनिज्म वाले ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि हम ब्राह्मणिकल कल्चर को अपोज कर रहे हैं। तो बहुत लोग थे जो साउथ इंडिया में पहले ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो करते थे, वो जैनिज्म को भी फॉलो करने लग गए, क्योंकि उनको लगा दोनों तो सेम ही है, इनमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। और इनफैक्ट जो जैनिज्म वाली किताबें हैं उनमें भी आपको शूद्रवर्ग दिखाई देगा, जो बहुत सारे ब्राह्मणिकल कल्चर वाली किताबों में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ बेसिक से फैक्ट्स इसको अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट से साइट्स हैं। गिर जो है गुजरात में, श्रवण बेलगोला वही वाली जगह, यहाँ पे बाहुबली की स्टैचू है। बाहुबली एक्चुअली में एक जैन के तीर्थंकर थे, उनकी स्टैचू है। पावापुरी बिहार में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा साइट है। ऐसा कहते हैं कि 24वें तीर्थंकर जो थे लॉर्ड महावीर, उनको यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हुई। दिलवारा टेम्पल आपको राजस्थान में दिखाई देगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट से साइट्स आपको दिखाई देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ सर महाजनपद कैसे ग्रो करता है। मैंने आपको महाजनपद की कहानी वैदिक एज में बता दिया था। आयरन टूल्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ 6 सेंचुरी बीसी के आसपास में। जैसे जैसे आयरन का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ, बड़े बड़े स्केल पे आयरन के वेपन्स बनने स्टार्ट हो गए। तो जो एग्जिस्टिंग मिलिट्री थी वो आपस में फाइट करने के लिए बहुत ही कैपेबल थी। तो ऐसे 2-3 जनपद के बीच में फाइट हुआ, जो जनपद जीत गया वो आपका महाजनपद बन गया। और इस तरीके से उस टाइम पे हमें 16 महाजनपद दिखते हुए नजर आएंगे। ठीक है, उस टाइम पे हमें पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पे देखोगे तो ये पॉलिटिकली बहुत ही पावरफुल होते हुए नजर आते थे। और उस टाइम पे हमें कितने महाजनपद दिखाई देंगे सर? 16 महाजनपद दिखाई देंगे। आयरन एज हम इसी टाइम पीरियड कहते हैं, क्योंकि आयरन का इस्तेमाल हुआ कॉपर और ब्रॉन्ज के बाद में, और इस टाइम पीरियड में सर महाजनपद बनते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे। उन 16 में से 4 बहुत बड़े महाजनपद बचे थे, जो मगध, कोसला, वत्सा, अवंती। राइट, मतलब 16 महाजनपद तो भारत में थे, बट उन 16 महाजनपद में 4 सबसे ज्यादा पावरफुल कौन से थे? तो मगधा, कोसला, वत्सा, अवंती। ये 4 आपको महाजनपद बहुत 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 पावरफुल दिखाई देते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, जिसमें मगध सबसे ज्यादा पावरफुल था। चलो भैया, अब इसी टाइम पीरियड में भारत में कुछ पर्शियन और ग्रीक एम्बेसडर्स आते हुए नजर आएंगे। पहले अपन उसको देखते हैं। देखो होता क्या, आर्किमेड पर्शियन इन्वेजन्स। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूं। पर्शिया मतलब होता है सर ईरान, ईरान की तरफ से आक्रमण। तो इस शब्द को समझो। भारत ये रहा, और भारत में ना नॉर्थ वेस्ट से सर बहुत सारे आक्रमण आते थे। तो यहाँ पे मगध डायनेस्टी में पहले नंदा वंश का रूल था। किसका था? नंदा शासक का रूल था। और तब भारत के नॉर्थ वेस्ट पे, यानी कि इस वाले पार्ट पे, अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया। किसने किया सर? अलेक्जेंडर ने। किसने? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कौन था? ग्रीक था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ऐसा कहते हैं, ग्रीक से आया था, यूरोप से आया हुआ था। और अलेक्जेंडर को सिकंदर भी कहते हैं। उसने पूरे यूरोप को जीतते हुए यहां तक पहुंच गया था। और यहाँ पे एक राजा था, उसका नाम था सर पोरस। क्या नाम था? पोरस। तो अलेक्जेंडर के दिमाग में था कि मुझे पोरस को डिफीट करके भारत के अंदर जाना है और मगध को डिफीट करना। उसने सुना था कि यहाँ पे बहुत पावरफुल इंपायर है, जिसके बाद बहुत सारी हाथियां हैं। राइट, मगध इंपायर के पास हाथी बहुत होता था। ठीक है, तो पोरस के साथ अटैक हुआ। पोरस ने ना अपने आप को, भले वो बैटल में हार गया, लेकिन वो लास्ट मतलब मिनट तक कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर के साथ फाइट करता हुआ नजर आता है। इससे अलेक्जेंडर काफी इंप्रेस था। उसको ऐसा लगा कि यार पहली बार मुझे एक ऐसा वीर इंसान दिखा है जो अंत मोमेंट तक मुझसे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपने आप को छोड़ नहीं रहा। ही इज नॉट लेटिंग दिस फाइट, ही इज लाइक फाइटिंग टिल द लास्ट ब्रेथ। अंत तक वो लड़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे वो इतना इंप्रेस था, लिसन दिस केयरफुली एवरी वन ऑफ यू। इससे क्या हुआ सर? वो इतना इंप्रेस था कि उसने पोरस को यहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया एज ए रूलर। और इसी बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ हाइडेप्सिस, जो कि पोरस के साथ में हुआ था। अलेक्जेंडर का बहुत ही कमाल का बैटल था। ठीक है, तो ये जो लोग आ रहे हैं पर्शिया से, बाकी जगहों से, इनके यहाँ आने पे भारत में क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो अपन थोड़ा सा उसको देखें। तो भारत में पर्शिया के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, यानी कि पर्शिया ईरान में अलग अलग यूनिट्स बना करके एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। मतलब एक राजा पूरे इंपायर को तो रूल नहीं कर सकता, तो उसने अपने इंपायर को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। इसको सैप्ट्रेस कहते थे, सैप्ट्रेस सिस्टम। ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया। भारत में खरोष्टी स्क्रिप्ट स्टार्ट होता है। खरोष्टी एक स्क्रिप्ट है। पहले अपन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, प्राकृत पली का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पर्शिया के इन्फ्लुएंस में आने के बाद में खरोष्टी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। और खरोष्टी स्क्रिप्ट में अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं, मतलब राइट से लेफ्ट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? राइट से लेफ्ट, उल्टा लिखते हुए नजर आते हैं। इस टाइप का स्क्रिप्ट आपको इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। फिर अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है भारत में, गंधार वाले एरिया में। गंधार कहाँ पे? पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, वहां पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है। अलेक्जेंडर ने पहले डेरियस 3 को मतलब वहां पे डिफीट किया। अपने को वो सब नहीं पढ़ना, सीधा याद रखो कि पोरस के साथ उसकी लड़ाई होती है 326 बीसी में हाइडेप्सिस में। इसको अपन बैटल ऑफ हाइडेप्सिस भी कहते हैं। और इसमें एलिफेंट का इस्तेमाल किया गया था। इसके कारण आपको पता चलेगा कि बहुत सारा ऐसा चीज है जो आपको साउथ मतलब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में
कहां से आ रहा है सर? यूरोप से आता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे रूलर्स यूरोप से भारत में अटैक करते हुए आते हैं, उसमें अलेक्जेंडर सबसे पहला रूलर था, जिसके कारण भारत में बहुत सारी यूरोपियन चीजें आती हुई नजर आएंगी, यूरोप का कल्चर आता हुआ नजर आएगा, उसको अपन डिटेल में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। एनीवेज अभी मैंने पॉलिटी को ना 25 क्लास में कवर अप कराया था। आई थिंक आप सभी एस्पिरेंट्स ने उन सीरीज को देखा होगा, पॉलिटी इन 25 क्लासेस, हजारों बच्चों ने देखा हुआ है। एक एक दिन हर एक चैप्टर को कवर करा के मैंने पूरी लक्ष्मीकांत की समरी कराई थी, वो भी टॉप नॉच कंटेंट के साथ में। दैट इज समथिंग दैट आई होप यू गाइस वुड हैव सीन दैट। जिन भी एस्पिरेंट्स ने उस सीरीज को देखा हुआ, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे LMR दैट इज पॉलिटी लास्ट मिनट रिवीजन करके एक मैगजीन लॉन्च किया था, पीडीएफ फॉर्म में, बेसिकली सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं है। और ये मैगजीन आप सभी के लिए लास्ट मिनट रिवीजन का काम कर रही है, जिन एस्पिरेंट्स ने पॉलिटी ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। मैगजीन की खासियत क्या है सर? हमने 170 पेज के अंदर में पूरी लक्ष्मीकांत की समरी, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ में, प्लस यूपीएससी में प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे गए पिछले 10 वर्ष के क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर अप किए हुए हैं। द मैगजीन इज अवेलेबल एट जस्ट ₹149, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे आकर के टेक्स्ट कर सकते हो। अच्छा, ये पर्टिकुलर नंबर है, दिस इज द नंबर ऑफ द टीम, इस पे अगर आप व्हाट्सएप करोगे, दे विल सेंड यू अ क्यूआर स्कैन, when you pay the amount, when you share the screenshot, they will give you the PDF at rupees just 149. So if you want, you can definitely go and purchase this particular magazine, the first magazine launched by Power IAS, right? सो मौर्य एम्पायर एक ऐसी डायनेस्टी है जहां से आपको हिस्ट्री में बड़ी डायनेस्टीज का राइज होते हुए नजर आएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि जनपद से महाजनपद बना, अब महाजनपद, अब मौर्य, यानी कि मगध नाम का एक बहुत बड़ा महाजनपद था, वहां पे मौर्य डायनेस्टी आते हुए नजर आ रही है। अब मौर्य के बाद में पोस्ट मौर्य में कुछ आपको छोटी डायनेस्टीज दिखाई देंगी, फिर आपको गुप्ता में बड़ी डायनेस्टीज दिखाई देंगी। तो हम लोग फटाफट देखेंगे लास्ट मिनट रिवीजन के अकॉर्डिंगली, राइट। तो अगर अपन मौर्य एम्पायर की बात करते हैं तो इनके की रूलर्स में आपको सबसे पहले दिखाई देंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको अपन फाउंडर भी कहते हुए नजर आते हैं, बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य किसके मदद से सर? कौटिल्य की मदद से, कहीं ना कहीं नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को हटा करके अपने आप को यहाँ पे स्टैब्लिश किया था। मैं एक चीज क्लियर बता दूं कि मौर्य के पहले बहुत सारी डायनेस्टी थी, हरियंका, शिशुनाग, नंदा। वी आर नॉट सपोज्ड टू रीड एवरीथिंग बिकॉज अल्टीमेटली हमें फटाफट मैराथन करना है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे, किसकी मदद से किया था सर? कौटिल्य की मदद से। इनको विष्णु गुप्त भी कहते हैं और क्या बोलते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। इनके 3 अलग अलग नाम है, नाम को ध्यान में रखेंगे। किसका नाम है सर? ये कौटिल्य का नाम है, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं, इसको प्लीज ध्यान में रखना। इनके मिनिस्टर, इनके 3 अलग अलग नाम है, ठीक है। अच्छा, इनके पहले मतलब मौर्य एम्पायर के पहले किसका शासन था? तो सर नंदा डायनेस्टी थी। नंदा में 2 बड़े रूलर्स हैं, राइट। एक है महापद्मनंदा, क्या है? महापद्मनंदा। और एक आपको दिखाई देंगे सर धनानंद, राइट। कौन कौन? महापद्मनंदा और धनानंद। ऐसे याद कर लो कि महापद्मनंदा मतलब महान नंदा, यानी कि नंदा का ऐसा शासक जो बहुत महान है, जिसने कहीं ना कहीं नंदा डायनेस्टी की शुरुआत की। और फिर धनानंद में ऐसे याद कर लो कि नंदा का ऐसा शासक जिसके टाइम पीरियड में डायनेस्टी का धन खत्म हो गया, नंदाओं का धन खत्म हो गया, धनानंद, यानी कि अंतिम शासक, ऐसे याद कर सकते हो। अब धनानंद इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब धनानंद बिहार वाला एरिया यानी कि मगध वाले एरिया को रूल कर रहा था, तो भारत के नॉर्थ वेस्ट पे अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था। किसने इन्वेड किया था सर? अलेक्जेंडर ने। और अलेक्जेंडर ने उस पर्टिकुलर एरिया में आक्रमण करके, एक रूलर थे उस पर्टिकुलर एरिया में, उनका नाम था पोरस, ठीक है, भारत के रूलर थे, इनके साथ में लड़ाई किया और इस पर्टिकुलर बैटल में उसने पोरस को हरा दिया। बट पोरस की बहादुरी से बहुत इंप्रेस था अलेक्जेंडर, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जिक्र किया गया, बैटल ऑफ हाइडेप्सिस। क्या नाम है इसका सर? बैटल ऑफ हाइडेप्सिस करके है, ठीक है। मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर अपन मैप में देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे नंदा डायनेस्टी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर आता है और बैटल ऑफ हाइडेप्सिस होता हुआ नजर आता है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, फटाफट बताओ बैटल ऑफ हाइडेप्सिस किस रिवर के पास में हुआ था, राइट। अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया इस बार यूपीएससी से तो गलत नहीं होना चाहिए। किस रिवर के पास में बेसिकली बैटल होता हुआ नजर आता है, ठीक है। और अलेक्जेंडर बेसिकली इस बैटल को लड़ने के बाद में, इवन आफ्टर विनिंग दिस बैटल, वो चाहते थे कि हम भारत के अंदर में आए। उनको नंदा डायनेस्टी के बारे में पता था कि वो एक बहुत बड़ा सा शासन है, वहां पे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं डायनेस्टी के पास में। ही वांटेड कि अपन वहां तक जाए, लेकिन अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे बेचारे पहले ही ब्रेक डाउन हो चुके थे, उनकी पूरी एनर्जी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी थी, वो थक चुके थे काफी लंबे टाइम से वॉर करते हुए। वो यूरोप से लड़ते 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 पूरा सेंट्रल एशिया फाइट करते हुए कहीं ना कहीं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट तक पहुंचे थे। तो ऐसा कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट अलेक्जेंडर फिर आगे नहीं जाता और यहाँ से रिटर्न हो जाता है। तो अलेक्जेंडर के बारे में ऐसा कहा गया है कि एक ऐसा शासक जिसको दुनिया में किसी ने नहीं हराया, वो अपने सैनिकों से हार गया। That is the Alexander the Great. That is something we should be knowing about Alexander. ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बैटल वो खत्म होता हुआ नजर आता है। और अलेक्जेंडर जब यहाँ से जाता है तो यहाँ पे अपना एक मिलिट्री गवर्नर को बैठा करके जाता है। उस मिलिट्री गवर्नर का नाम था सर सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। और दूसरी तरफ में यहाँ पे धनानंद थे। कौन थे? धनानंद।
और इस धनानंद भाई साहब को हरा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की मदद से, यानी कि अब इस वाले एरिया में नंदा की जगह पे अब मौर्य शासन अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है, यानी कि मौर्य का स्थापना हो जाता है। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य कहीं ना कहीं मगध वाले एरिया को रूल करते हैं, बिकॉज धनानंद के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आते हुए नजर आएंगे। अच्छा, धनानंद को मौर्य ने कैसे हराया? तो चाणक्य की मदद से हराया। और क्यों हराया? बिकॉज धनानंद यानी कि जो भी नंदा रूलर थे, इनमें दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो ये क्षत्रियों से अगेंस्ट थे, क्षत्रियों को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि ये खुद शूद्र ओरिजिन से थे और इनको राजा बनाया गया था, राइट। तो इनको ऐसा लगता था कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा नहीं बन सकते, एक तो वो वाला फैक्टर था। दूसरा, इनका टैक्सेशन सिस्टम बहुत ऑपरेसिव था। किसका? नंदा का, राइट। नंदा जो टैक्स लेते थे बहुत ही कठिन तरीके से, लोगों को बहुत ही परेशान करके टैक्स लेते थे, तो लोग भी नहीं चाहते थे नंदा रूलर्स लंबे समय तक रूल करे। कहीं ना कहीं इसी चीज का फायदा उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदाओं को यहाँ से खत्म किया कौटिल्य की मदद से और अपने डायनेस्टी को यहाँ पे स्टैब्लिश किया। अब जैसे इन्होंने अपने डायनेस्टी को यहाँ पे स्टैब्लिश किया, वैसे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन है सर? सेल्यूकस निकेटर। कौन है ये सेल्यूकस निकेटर? अलेक्जेंडर का मिलिट्री जनरल है। इन दोनों के बीच में फाइट होता है, बिकॉज मौर्य एम्पायर कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर गया था, इनके बीच में फाइट होता है। तो ऑब्वियसली बात है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज वेरी पावरफुल। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उस बैटल में हरा दिया। इसके बाद से क्या होता है सर? चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर को इस बैटल में हरा देते हैं, तो सेल्यूकस निकेटर मौर्य के साथ में दोस्ती संबंधी बनाने की कोशिश करता है ना, संबंध बनाने की कोशिश करता है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाने की कोशिश करता है। एक्चुअली में क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी करा देता है मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से, राइट। किसकी? अपनी डॉटर की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराता है। आई थिंक हर नेम वाज हेलेना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हेलेना की शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, और साथ में इनके कोर्ट में, राइट, ये अपना एक एम्बेसडर भेज देता है, उसका नाम था सर मेघस्थनीस। क्या नाम था? मेघस्थनीस। यही वो एम्बेसडर है मेघस्थनीस है जिसकी एक किताब है जो बहुत ही पॉपुलर है, उस किताब का नाम है सर इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। तो मेघस्थनीस की इंडिका आपको याद रखना है। और जो यहाँ पे चाणक्य थे, जिनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को स्टैब्लिश करता है, इनकी किताब थी सर अर्थशास्त्र। क्या नाम थी? अर्थशास्त्र। इस किताब के बारे में याद रखना है, यानी कि दो मेजर बुक है, एक है इंडिका रिटन बाय मेघस्थनीस और एक है अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य, व्हिच गिव अकाउंट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य टाइम पीरियड। ठीक है, फटाफट रिवाइज करना अपने को। सो विल बी गोइंग विद सम पेस। तो आप यहां पे आकर के देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या पता चलता है सर? ही वाज द फाउंडर एंड द फर्स्ट इंपरर। फाउंडर के साथ साथ फर्स्ट इंपरर के रूप में दिखाई देंगे। ही यूनाइटेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट करते हुए नजर आते हैं। ऑल्सो ही डिफीटेड द नंदा इंपायर, नंदा शासकों को डिफीट करते हुए भी आपको नजर आएंगे। और इनका कैपिटल क्या था? सो कैपिटल ऑफ द इंपायर वाज द व्हाट? पाटलिपुत्र। ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बता दूं, चलो एंड में बताऊंगा। इसके बाद आपको पता चलेगा सर, यहाँ पे बिंदुसार नाम के एक और शासक आते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। इनको अमित्रघात भी कहा गया। नहीं, अमित्रघात ये नहीं थे, वो बिंदुसार थे। एनीवेज, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और इन्होंने अपने टाइम पे और इंपायर को एक्सपेंड किया। बहुत ज्यादा बिंदुसार के बारे में नहीं पढ़ना, बस ये याद रखना कि बिंदुसार जो थे ये अशोका के पिता थे, अशोक दी ग्रेट। अशोका कौन है? आप सभी ने अशोका का नाम सुना होगा, एक महान शासक जिसने बुद्धिज्म को प्रोपाउंड किया, बढ़ाया, राइट। कलिंगा वॉर हुआ था, मतलब अशोका ने अपने टाइम पीरियड में कलिंगा वाले एरिया में, मतलब उड़ीसा के रूलर के साथ वॉर किया था, और उस वॉर में उसको हरा करके अपने एम्पायर को वहां पे एक्सपेंड किया था, राइट। कलिंगा वॉर में क्या हुआ कि अशोका ने देखा हजारों लोगों की जानें गई हैं, तो उसको एक चीज समझ में आ गया कि वॉर से आप लोगों को नहीं जीत सकते, वॉर से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स होगी। सो इंस्टेड ऑफ विनिंग पीपल फ्रॉम वॉर, लेट अस विन देम फ्रॉम कल्चर। मतलब वॉर से जीतने से अच्छा है कि आप उनको कल्चर से जीतो, अपने कल्चर को प्रोपाउंड करो। तब अशोका ने इस पर्टिकुलर वॉर के बाद में धम्मा की विचारधारा को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। धम्मा प्राकृत में एक्चुअली अपन इसको धम्मा कहते हैं, बेसिकली इट मींस धर्म। धर्म की विचारधारा जो कि सोशल मोरल कंडक्ट है, उसको प्रोपाउंड करना स्टार्ट कर दिया। और अशोका एक ऐसा शासक आपको इतिहास में दिखाई देगा जो अपनी चीजों को इंस्क्रिप्शंस के द्वारा प्रमोट कर रहा है। इंस्क्रिप्शंस मतलब क्या होता है? अभिलेख, यानी कि संदेश वो कहीं ना कहीं चट्टानों पे, पिलर्स पे लिखवा रहा है इंस्क्रिप्शंस के रूप में, और उससे लोगों से कम्युनिकेट करता हुआ नजर आएगा। कलिंगा वॉर का जिक्र 13th पिलर एडिक्ट में मेंशन किया गया है। जो 13वां पिलर एडिक्ट था उसके अंदर में कलिंगा वॉर का जिक्र होता हुआ नजर आएगा, राइट। और आपको इस पर्टिकुलर वॉर के बाद पता चलेगा कि अशोका ने कहीं ना कहीं धम्मा यानी कि बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लिया था। और यहां तक कि अशोका की डॉटर थी, राइट, इनके सन थे महेंद्र, राइट, इनकी डॉटर थी संघमित्रा। संघमित्रा उनको ये बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका तक भेज देता है। तो इससे पता चलता है कि अशोका ने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा
प्रोपाउंड किया हुआ है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खास नहीं है, फटाफट देखेंगे। बहुत ही सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके पास में स्टैंडिंग आर्मी होती थी, सब कुछ है। लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, इन तीनों जो अलग अलग शासक आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार, अशोका, इन तीनों के अलग अलग धर्म थे, ये अपने अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य वाज फॉलोइंग जैनिज्म, मैंने आप सभी को आज पढ़ाया था जैनिज्म में ना, स्टार्टिंग में क्लास में बताया था किस तरीके से शबन बेलगोला में जाकर के ना दिगंबर्स के साथ में ही डिड सले खान। बिंदुसार जो थे वो अजीविका को मानते थे। अजीविका कौन है सर? तो अजीविका वो सेक्ट है जो नियति पे भरोसा रखती है, वो कर्मा पे भरोसा नहीं रखती। दैट मेक्स फेथ ऑन द नियति, है ना। मकाली गोशाला वाज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्ट। और अशोक जो थे ही वाज द प्रोपाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो आपको क्या पता चलेगा सर, एक ही खानदान के तीन लोग हैं, अलग अलग पीढ़ियों में, और तीन अलग अलग धर्मों को फॉलो करते, कोई भी ब्राह्मणिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। इसीलिए बोलते हैं कि मौर्य टाइम पे ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो था वो बहुत ही स्पीड में डिक्लाइन किया हुआ है, और बाकी ऑर्डर्स को अपॉर्चुनिटी मिला है सामने आने का। और जैसे ही मौर्य का कार्यकाल खत्म होगा, बाकी कार्यकाल आएंगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि बाकी जितने भी सेक्ट थे उनको ऊपर आने का अवसर मिलता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो है वो कहीं ना कहीं आपको स्टेट क्राफ्ट के बारे में, इस टर्म को प्लीज याद रखना, स्टेट क्राफ्ट मतलब रणनीति, राज्य, इन सभी चीजों के बारे में कहीं ना कहीं आपको अर्थशास्त्र में मिलेगा। क्या मिलेगा सर? आपको स्टेट क्राफ्ट के बारे में पता चलेगा कि बेसिकली किस तरीके से, है ना, एक राजा को राज्य करना चाहिए, किस तरीके से रचनाएं करनी चाहिए, स्टेट क्राफ्ट क्या होता है, राइट। मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में ज्यादातर। एक्चुअली मैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड के लिए बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल बताता हूँ उनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था। इंडिका में आपको पता चलेगा कि सर जो मौर्य किंग है, राइट, मतलब एक तो ग्रीक राइटर थे मेगस्थनीज, उनके द्वारा लिखा गया था, प्लस इनका जो ओरिजिनल वर्क था, यानी कि इंडिका जो ओरिजिनल किताब लिखी गई थी वो खत्म हो चुकी है। दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग टुडे। आज आपके पास में उसके फ्रेगमेंट्स दिखाई देंगे, बट वो किताब आपको एग्जिस्ट होते हुए नहीं दिखाई देगी। दैट इज द रीजन व्हाई इंडिका आज के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसकी किताबें एग्जिस्ट करती है। इंडिका में एक चीज याद रखना कि इसमें बताया गया था कि किस तरीके से म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है सर? म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ऐसा कहा गया था कि 6 मेंबर्स की 5 कमेटी थी, यानी कि लगभग मान के चलो कितने सर, 30 मेंबर थे जो बेसिकली म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करते थे किसी भी एरिया का। तो आपको पता चलेगा कि इतने बड़े स्केल पे म्युनिसिपैलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया था, क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, अर्थशास्त्र में बोला गया कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि मौर्य के टाइम पीरियड में, स्लेवरी कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं था, स्लेव सिस्टम कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था, जो कि गलत है। जो कि ये दिखाता है कि इंडिका का ये ड्रॉबैक है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में स्लेवरी एग्जिस्ट करता था, स्लेवरी सिस्टम एग्जिस्ट करता था। ये हमें अर्थशास्त्र और बाकी रिसोर्सेज से भी पता चला। इट वाज द ड्रॉबैक ऑफ मेगस्थनीज इंडिका व्हिच हैज नॉट मेंशन्ड अबाउट द स्लेवरी सिस्टम, व्हिच सेज कि स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करता था। एक चीज याद रखेंगे, मौर्य के टाइम पीरियड में सर बहुत ही हार्ड पनिशमेंट्स मिलते थे। हार्ड पनिशमेंट मतलब अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको जान की फांसी की सजा भी मिल सकती है, राइट। इस टाइप के पनिशमेंट्स मिलते थे जो आगे गुप्ता एज में आपको नहीं मिलते हुए नजर आएंगे। तो आपको कुछ बेसिक से चीजों को इनके बारे में ध्यान में रखना है। थोड़ा सा अपन फटाफट अशोक के बारे में देखेंगे, बिकॉज अशोका वाज अ ग्रेट एम्पायर, राइट। तो अशोका की जो धम्मा की विचारधारा है, ये मोरल कोड एंड इथिकल कोड है। मतलब समाज में आपको कैसे रहना चाहिए, बड़ों के बात मानना चाहिए, राजा के लिए जनता प्रजा है, मतलब जो पुत्र के समान है, जो प्रजा है, राइट। ऐसे कुछ मोरल कंडक्ट्स जो थे वो कहीं ना कहीं इसको धम्मा वाली विचारधारा में बताया गया था, राइट, जो किस चीज को प्रमोट करते हैं सर, पीस, रिस्पेक्ट और नॉन वायलेंस को, ठीक है। अच्छा, अशोका की जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें आपको पीसफुल धम्मा के बारे में पता चलेगा। जो 13वां एडिक्ट है वो कलिंगा वॉर के बारे में बताता है, मतलब जो कलिंगा का युद्ध हुआ है जिसमें अशोका ने कलिंगा के शासक को हरा करके अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया हुआ है, उसको कहीं ना कहीं 13th एडिक्ट में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। और प्रिसाइजली सोशल एंड रिलीजियस मैसेज अक्रॉस द एम्पायर कहीं ना कहीं अशोका इस पर्टिकुलर विचारधारा से स्प्रेड करते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे। पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो सेम चीज अशोका पिलर एडिक्ट्स के द्वारा। अब देखो पिलर और रॉक एडिक्ट में क्या फर्क है, अगर उन्होंने अपने संदेश को किसी चट्टान पे लिखवाया रॉक एडिक्ट, किसी पिलर पे लिखवाया पिलर एडिक्ट, बात वही है, सेम ही चीज आपको दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और अशोका ने खुद बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। एक बहुत ही कमाल का इंस्क्रिप्शन, इसको याद रखना, अशोका जो थे वो बुद्धा के बर्थ साइट पे गए थे, दैट इज कौन सी जगह है सर, लुम्बिनी। क्या है, लुम्बिनी। और लुम्बिनी में जाकर के उन्होंने बोल दिया था कि इस गांव से अपन टैक्स नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ था। इसको एक इंस्क्रिप्शन में, एक जगह अभिलेख में लिखवाया था। उस अभिलेख का पता नाम क्या है, उस अभिलेख का नाम है सर रुमनदई। क्या नाम है, रुमनदई पिलर इंस्क्रिप्शन। प्लीज इसको याद रखेंगे, ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, रुमनदई पिलर इंस्क्रिप्शन क्या था, तो इसको ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है अशोका का, जो कि कंगनहाली इंस्क्रिप्शन, राइट। कंगनहाली कहां पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कर्नाटका वाले एरिया में कंगनहाली इंस्क्रिप्शन।
क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज एकमात्र ऐसा इंस्क्रिप्शन है जहां अशोका को रनियो अशोका कहा गया। क्या बोला गया? रनियो अशोका। रनियो अशोका मतलब राजा अशोका, राजा अशोका के रूप में इनको दिखाया गया। कौन सा इंस्क्रिप्शन है? कंगन हाली इंस्क्रिप्शन इन कर्नाटका। ये भी यूपीएससी का पीवाईक्यू है। तो इन पीवाईक्यूज को अगर यूपीएससी इस बार रिपीट करे तो प्लीज इसको गलत नहीं करेंगे। एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? तो देखो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट से एडिक्ट्स यहाँ पे दे दिए। दीज आर दी मेजर रॉक एडिक्ट जो कि आपको दिखाई देगा। अब क्वेश्चन आ जाता है क्या कि बताओ ये कौन से स्टेट में कौन सा एडिक्ट है? कल्सी कौन से स्टेट में है, राइट? कांधार कहाँ पे है, राइट? कौसंबी कहाँ पे है, राइट? तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये मेजर रॉक एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट है। मतलब जहां पे आपको बॉक्स ऐसा दिखाई दे रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको आप? स्क्वायर बोलते हो। स्क्वायर में दिख रहा है मतलब चट्टानों पे लिखवाया गया। ट्रायंगल में दिख रहा है मतलब वहां पे क्या किया गया? पिलर्स पे अशोका ने लिखवाए हैं, राइट? तो ये आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको यहाँ पे बस सब कुछ बना करके दे रहा हूँ, बस आपको इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है मस्की कहाँ पे है अशोका का इंस्क्रिप्शन। सो मस्की सबसे पहले सर कर्नाटका में। प्लीज एटलीस्ट स्टेट याद रखना। मैथ्स दी कॉलम में आता है इंस्क्रिप्शन का नाम और कौन से स्टेट में, और फिर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भैया ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। बच्चे यहाँ पे फंसते हैं बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर बुक में सोर्स में आपको अवेलेबल होता हुआ नहीं दिखाई देगा। दैट इज द रीजन आई एम जस्ट टेलिंग दिस टू ऑल ऑफ यू कि इसको आराम से देखेंगे, उसको कवर करके चलेंगे। जैसे कि मस्की आपको कर्नाटका में दिखाई देगा। धौली पे क्वेश्चन आया, वही कहाँ पे सर? उड़ीसा में, है ना? कलिंगा एडिक्ट कहते हैं। फिर आपको सन्नाटी कहाँ पे दिखाई देगा? कर्नाटका में। गिरनार कहाँ पे दिखाई देगा? गुजरात में, रॉक इंस्क्रिप्शन है। सांची मध्य प्रदेश में। अच्छा, सांची का जो स्तूपा मैं आपको बता चुका हूं 3rd सेंचुरी बीसी में अशोका ने बनवाया था। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? सुपार कहां पे सर? महाराष्ट्र में, राइट? और फिर वो क्या दिखाया था? मानसहेरा कहां पे? पाकिस्तान में। और इसके साथ में कंगन हाली इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया हुआ है। रुमंदई पिलर इंस्क्रिप्शन बताया हुआ जो यूपीएससी के पीवाईक्यू से, तो इनको ध्यान में रखेंगे सब लोग, ठीक है? चलो फटाफट आएंगे अपन। इसके बाद में ना पोस्ट मौर्य टाइम पीरियड आता है। पोस्ट मौर्य कहने का मतलब है कि मौर्य इंपायर नहीं रहा, मौर्य इंपायर के जगह पे मतलब मौर्य कोलैप्स कर गया, तो उसके जगह पे कुछ छोटे छोटे इंपायर कुछ टाइम तक रूल कर रहे हैं। बस इनको ध्यान में रखना। नाम सबसे पहले आपको शुंगा और कनवास दिखाई देंगे। सबसे स्टार्टिंग में पुष्यमित्र शुंगा दिखाई देगा। मतलब कौन था ये? तो ये पुष्यमित्र शुंगा एक्चुअली में मिलिट्री कमांडर था। किसका? मौर्य किंग बृहद्रथा का। किसका सर? बृहद्रथा। ये मौर्य के लास्ट रूलर है, लास्ट थे। इसको बेसिकली पुष्यमित्र शुंगा ने मारा और शुंग डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट कर दी। और शुंगास जो थे ये ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो करते थे। क्या करते थे सर? ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो करते थे। बिकॉज इनको पता था कि इनके पहले मतलब शुंगास के पहले मौर्यस में ब्राह्मणिकल कल्चर का बहुत डिक्लाइन हुआ था। सो दे वर फॉलोइंग द ब्राह्मणिकल। फिर कनवास दिखाई देंगे। इंडो ग्रीक्स में तो आपको खैर सर पता ही है, राइट? पहले कौन आया था? अलेक्जेंडर आया था। फिर मिनांदर दिखाई देगा, और मिनांदर से ही आपको मिलिंद पन्हु किताब के बारे में आपको बता चुका हूं, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, वो दिखाई देगा। फिर शाकास जो सेंट्रल एशिया से आए थे, राइट? ये वेस्ट सेप्ट्रे सिस्टम को फॉलो करते हैं। सेप्ट्रे सिस्टम मतलब पता है क्या? अपने पूरे इंपायर को 5 प्रोविंस में डिवाइड कर दो और इन प्रोविंसेस को रूल करने के लिए अलग अलग लोगों को बैठा दो। मतलब पूरे इंपायर को एक बार रूल ना करके 5 अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करके रूल करना, इसको अपन सेप्ट्रे सिस्टम कहते हैं, जो कि शाकास से आया था। बेसिक इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सतवाहनास डेक्कन वाले एरिया में बहुत पावरफुल थे। इनके एक रूलर है गौतमी गौतमी पुत्र सतकर्णी, सबसे कमाल के रूलर है। इनका ना कुछ इंस्क्रिप्शन है जो आपको हमेशा याद रखना सतवाहना में, जो बेसिकली आपको कहां पे? बेसिकली साउथ इंडिया के आसपास में दिखाई देगा। मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट है सर, इसके रूलर है, उनका नाम है हाला। और हाला की एक किताब है, हाला की किताब का नाम क्या है? घटा सतसई, ऐसे ही करके नाम है। सॉरी द स्पेलिंग गोज रॉन्ग, बट घटा सतसई करके एक किताब है। इट्स ऑन द लस्ट स्टोरीज और लव स्टोरी, समथिंग क्लोज टू दैट। उस टाइम पीरियड में लिखी गई थी और ये बेसिकली प्राकृत में लिखी गई है। किसमें? प्राकृत में। और ये आपके एग्जाम का पीवाईक्यू है, यहाँ से काफी बार एग्जाम पूछा हुआ है। तो घटा सतसई नाम को प्लीज सब लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके आगे आ जाओ सर। कुषाण। कुषाण तो खैर कनिष्का के टाइम पीरियड के है, राइट? कनिष्का जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल होता है और कहीं ना कहीं वहां पे गंधारा आर्ट भी प्रमोट होता हुआ नजर आता है, ठीक है? तो पोस्ट मौर्य एम्पायर में आपको पता चलेगा कुशांस जो थे इन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को स्टार्ट किया और इनके गोल्ड कॉइन्स ज्यादा प्योर थे। बेसिकली कुशांस के द्वारा लाए गए गोल्ड कॉइन्स की प्योरिटी ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में भारत रोमन एम्पायर के साथ व्यापार करता था, यूरोपियन एम्पायर के साथ, और रोमन से बहुत ज्यादा गोल्ड इंडिया में आता था। तो इस टाइम पीरियड में पोस्ट मौर्य में भारत की ट्रेड इकोनॉमी थोड़ी अच्छी थी, यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स आते हुए नजर आएंगे। और कुशांस ने जो गोल्ड कॉइन को स्टार्ट किया था, इस गोल्ड कॉइन का पता है नाम क्या था? इस पर्टिकुलर गोल्ड कॉइन का नाम था सर दिनार। क्या नाम था? दिनार। ये वही दिनार है जब कुशान के टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, गुप्ता रूलर्स आएंगे तो गुप्ता भी अपने गोल्ड कॉइन का नाम दिनार रखते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? जो कुशान के गोल्ड कॉइन है दिनार है, ये ज्यादा प्योर है, दिस इज प्योर गोल्ड, राइट? गुप्ता वालों का प्योरिटी थोड़ा कम हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है सर कि पोस्ट मौर्य वाले टाइम पीरियड में ऐसे सिल्क रूट यहां से निकलता था, जो चाइना का रूट था, जहां से व्यापार होकर के यूरोप में जाता था। और इस सिल्क रूट पे यहाँ पे एक जनजाति थी, उस जनजाति का नाम है पार्थियन। क्या नाम है सर? पार्थियन।
पार्थियन ने सिल्क रूट को कब्जा कर लिया था और वो सारा का सारा सामान अपने पास रख लेते थे। इससे क्या हुआ कि जो सामान पहले यूरोप में जाता था, रोमन इंपायर के पास जाता था कम दाम में, फ्री में, या फ्री कहना गलत है, सस्ते दाम में, वो बहुत महंगा हो गया, जा नहीं पा रहा था। तो रोमन्स ने क्या किया सर, कहीं ना कहीं समुद्री रास्ते से भारत में, दक्षिण भारत से व्यापार करना स्टार्ट किया। तो पल्लव नाम की डायनेस्टी से आपको बहुत पुराना एविडेंस दिखाई देगा रोमन इंपायर का। यहाँ पे अगस्टस का आपको मंदिर दिखाई देगा। अगस्टस कौन है सर, तो ये कहीं ना कहीं पता चलेगा रोमन के रूलर है अगस्टस, उनकी मंदिर भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इससे पता चलता है कि कल्चरल कनेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है इस एरिया से। प्लस इन एरियाज में आपको रोमन के कॉइन्स बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, गोल्ड कॉइन। और ऐसे कहते हैं कि भारत से स्पाइसेस जाते थे, मसाले, भारत से कॉटन जाता था और इसके बदले रोमन्स बहुत गोल्ड देते थे। तो एशियन इंडिया में, भारत में बहुत ज्यादा गोल्ड आ गया था रोमन का। और ऐसा कहते हैं कि रोमन का गोल्ड का ड्रेन कर लिया था भारत ने। जैसे हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी को ड्रेन किया, वैसे उस टाइम पीरियड में ऐसा कहते हैं कि इंडिया ने, जो यूरोप है बेसिकली रोमन इंपायर है, उसके कॉइन्स को, उनकी इकोनॉमी को ड्रेन कर लिया था। इतना सेंटर ऑफ ट्रेड था भारत में, राइट। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इस टाइम पीरियड में आपको जो गोल्ड कॉइन आते थे उनकी प्योरिटी ज्यादा होती थी। ये व्यापार कुछ टाइम बाद बंद हो गया। जिस टाइम पे भारत में गुप्ता शासकों का रूल होता था उस टाइम पीरियड में व्यापार बंद हो गया था। बिकॉज ऑफ दैट जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड यहाँ पे वो आपको उतना अच्छा दिखाई देता हुआ नहीं पता चलेगा गुप्तास में, ठीक है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो इस टाइम पीरियड में गंधार और मथुरा ये दो इंपॉर्टेंट से सेंटर्स थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। यहाँ पे बुद्धिज्म भी बहुत ज्यादा ग्रो करता हुआ नजर आएगा। और इसको अपन हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट मतलब क्या, यानी कि इंडो और ग्रीक, इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है, ग्रीक का आर्ट एंड कल्चर अगर मिल जाता है दैट्स बिकम द हेलेनिस्टिक आर्ट। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट से बुद्धा के स्टेच्यूज दिखाई देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। रिलीजियस डेवलपमेंट में महायान बुद्धिज्म की शुरुआत हो जाती है और महायान बुद्धिज्म संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करता हुआ नजर आता है। और महायान बुद्धिज्म सर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद शुरुआत होता है, राइट। आपको मैंने सिल्क रूट बता दिया है कि रोमन इंपायर कैसे सिल्क रूट से व्यापार करते थे और सिल्क रूट पे कब्जा होने के बाद में उनका व्यापार कैसे बदलता है, राइट। अब फटाफट आएंगे गुप्तास पे अपन। तो गुप्ता रूलर में आपको सबसे पहले जो रूलर दिखाई देंगे इनका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट, राइट। ये कहते हैं कि ही इज दी रियल फाउंडर। क्या है, रियल फाउंडर। रियल फाउंडर मतलब इनके टाइम पीरियड में इंपायर एक्सटेंड करता है। बेसिकली जो गुप्ता इंपायर के जो फाउंडर थे, जो इनिशियल रूलर्स आपको दिखाई देंगे, फाउंडर में आपको दिखाई देंगे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में आपको दिखाई देंगे घटोत्कच, घटोत्कच दिखाई देंगे। और इनके बाद में आपको दिखाई देंगे चंद्रगुप्ता फर्स्ट। अब इन चंद्रगुप्त फर्स्ट को चंद्रगुप्त मौर्य से प्लीज कंफ्यूज मत होना, दिस इज चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि आपको कहीं ना कहीं गुप्ता में दिखाई देंगे। इनके टाइम पीरियड में गुप्ता इंपायर बहुत बड़े स्केल पे एक्सपेंड होता हुआ नजर आता है, राइट। इसके बाद में समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड आता है। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड इसीलिए जाना जाता है बिकॉज समुद्रगुप्त ने बहुत ज्यादा मिलिट्री कंक्वेस्ट किया, मतलब गुप्ता इंपायर को बहुत फैलाया है। इनफैक्ट समुद्रगुप्त को कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, नेपोलियन। क्यों, क्योंकि जैसे नेपोलियन ने यूरोप को बहुत ज्यादा कब्जा कर लिया था फैला करके, वैसे इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया सब कॉन्टिनेंट में अपने आप को स्टैब्लिश किया। नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। प्लस समुद्रगुप्त का एक इंस्क्रिप्शन है, इसको हम कहते हैं अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इसको याद रखेंगे सब लोग। क्या बोलते हैं सर, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इसको हरिसेन ने लिखा है। किसने, हरिसेन। हरिसेन कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट पोएट थे, इनके राज्य कवि थे हरिसेन। इन्होंने अपने राजा को लेकर के इलाहाबाद में एक पिलर इंस्क्रिप्शन, एक पिलर पे कुछ लिखवाया, उसको अपन प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं हिंदी में। और इस पर्टिकुलर पिलर पे लिखवाया गया है कि किस तरीके से समुद्रगुप्त ने अपने आप को एक्सपेंड किया, समुद्रगुप्त ने कौन कौन से इंपायर को कब्जा किया था, उसका पूरा लिस्ट था। यानी कि जो भी मिलिट्री कंक्वेस्ट है वो बेसिकली आपको वहां पे दिखता हुआ नजर आएगा। फिर आपको चंद्रगुप्त सेकंड दिखाई देंगे। चंद्रगुप्त सेकंड क्यों इंपॉर्टेंट है, इनके टाइम पीरियड को अपन गोल्डन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके टाइम पीरियड में बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल इनके टाइम पीरियड में आपको नवरत्न दिखाई देंगे। नवरत्न मतलब 9 जेवर्स, जिसमें आपको अमर कोशा दिखाई देंगे, अमर सिंह दिखाई देंगे जिन्होंने अमर कोशा लिखा हुआ है। इसमें आपको धन्वंतरी दिखाई देंगे जो आयुर्वेद के फादर कहते हैं जिनको हम। इसमें आपको और कौन दिखाई देंगे, कालिदास दिखाई देंगे जिनकी कुछ किताब ऋतु संभवा, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, मलविका अग्निमित्र जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सी बहुत ही परफेक्ट बुक्स है जो हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइम पीरियड में बहुत आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ चंद्रगुप्त, गुप्ता एज भी कहते हुए नजर आते हैं। प्लस इसमें ज्यादा जाना नहीं है, प्रोविंशियल लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक होता था। ठीक है, मैं आपको फटाफट बताता हूँ। जो प्रोविंस था ना, मतलब जो अलग अलग क्षेत्र थे, अब एक रूलर पूरे एरिया को रूल कर रहा है तो अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से रूल कर रहा है। तो जितने भी अलग अलग प्रोविंस है उन प्रोविंसेस को पता है क्या बोलते हैं, उन प्रोविंस को बोलते हैं भुक्ति। क्या बोलते हैं सर, भुक्ति। सो भुक्ति इज लाइक अ प्रोविंस। भुक्ति क्या है सर, आपका प्रोविंस है। अब इस प्रोविंस को जो गवर्न करेंगे, इस प्रोविंस के जो गवर्न करेंगे उनको बोलेंगे उपारिका। क्या बोलेंगे सर, उपारिका। उपारिका का मतलब होता है गवर्नर। उपारिका का मतलब गवर्नर। मतलब ऐसे याद कर लो कि भुक्ति पे जो उपकार कर रहा है, मतलब भुक्ति को जो गवर्न कर रहा है, उपकार कर रहा है, उपारिका। याद करना आसान है, मतलब ट्रिक के माध्यम से जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उपारिका अगर दिख गया
मतलब वो गवर्नर है, और भुक्ति मतलब वो प्रोविंस है जहां पे उपाधि का गवर्न कर रहा है। ठीक है, इनके पास में गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी कम है कंपैरिजन टू दी पोस्ट मौर्य वाले रूलर्स। और ट्रेड एंड कॉमर्स तो खैर यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, लैंड ग्रांट सब कुछ यहाँ पे मिला हुआ। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे मैं आपको लिटरेरी सोर्सेस बता रहा था, फटाफट देखेंगे। कालिदास की किताब का नाम क्या है सर? अभियान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, और एक मैंने आपको बताया था मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र क्या है सर? तो बेसिकली जो अग्निमित्र है, कौन है? अग्निमित्र, इसको याद रखेंगे। अग्निमित्र कौन थे? तो ही वॉज दी सन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। ये पुष्यमित्र शुंगा वही वाले शासक है जो बृहद्रथा को मारते हैं, मौर्य के लास्ट रूलर को मार करके अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। इनके बेटे थे अग्निमित्र। इनकी लव स्टोरी थी मलविका नाम की एक प्रिंसेस के साथ में। सो मलविका अग्निमित्र, इट वाज अ प्ले रिटन बाय हिम कालिदास, राइट। तो बेसिकली देखो ये शुंगा टाइम पीरियड का है। कब का ये कहानी? तो शुंगा टाइम पीरियड का है, जो पोस्ट मौर्य में सबसे पहले रूलर थे, राइट। लेकिन लिखा कब गया है? गुप्ता के टाइम पीरियड में लिखा गया। ठीक है, बाकी उसके साथ अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम ध्यान रखेंगे। फिर आपको विशाखा दत्ता का दो प्ले याद रखना, एक मुद्रा रश्मिका और एक है देवी चंद्रगुप्तम, राइट। मुद्रा रश्मिका मतलब वही वाला प्ले है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के मदद से नंदास को हरा करके मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश करते हैं। तो मौर्य की जो कहानी थी उसको गुप्ता में लिखा गया एक कहानी में, उसका नाम था सर मुद्रा रश्मिका। बहुत बार क्वेश्चन आया है, मुद्रा रश्मिका क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य रूलर थे, राइट, जिन्होंने धनानंद को हराया था, किस तरीके से हराया था, क्या प्लान था, स्ट्रैटेजी था, उसके ऊपर में कहानी है। तो इसको ध्यान रखेंगे। देवी चंद्रगुप्तम बेसिकली एक चंद्रगुप्त सेकंड करके एक रूलर है, राइट, विक्रमादित्य, उनके बारे में कहानी था, इसको जानने की जरूरत नहीं कहानी क्या है, बट हाँ ये दो नाम एटलीस्ट याद रखना, मुद्रा रश्मिका एंड देवी चंद्रगुप्तम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, राइट। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट से कंट्रीब्यूटर में आपको सुश्रुत संहिता दिखाई देगा। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत कौन थे? जो सर्जरी करते थे, सर्जरी, प्लास्टिक कुछ कहते हैं इसको, मतलब नाक की सर्जरी करते थे, राइट। तो उस किताब के बारे में लिखा हुआ था, दैट इज द सुश्रुत संहिता, जिसमें सब कुछ कंपाइल है। चर्क संहिता क्या है? तो सर एक ऐसी किताब है जो मेडिसिन को लेकर के डील करते, दैट इज द चर्क संहिता, इसमें सब कुछ दिखाई देगा। आर्यभट्टिना क्या है? तो सर आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई किताब है बेसिकली, जो एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स के ऊपर में लिखी गई है। वत्सयायन के द्वारा किताब लिखी गई है कामसूत्र, जो लव के ऊपर में है। और पंचतंत्र तो खैर आप सभी को पता है, विष्णुगुप्त की किताब है जो एनिमल फेबल्स के ऊपर में। तो ऐसी सारी किताबें इस टाइप पे आपको लिखता हुआ नजर आएगा। प्लस अगर आप टेंपल की बात करो तो गुप्ता एज के ना कुछ टेंपल और केव बहुत ही पॉपुलर है। टेंपल आर्किटेक्चर में आपको देव अवतार टेंपल, दशरथावतार टेंपल, दशरथावत टेंपल, राइट, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आपको भीतर गांव का ब्रिक टेंपल थोड़ा सा याद रखना है। केव पेंटिंग मैंने आपको अजंता इलोरा बताया हुआ था, अजंता यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आता है। और अगर आप पोट्रीज की बात करो तो पोट्री ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रहा है, पोट्री में कुछ क्वेश्चन बनने के चांसेस भी नहीं है, पोट्री तो खैर हर टाइम से चलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, मेटलर्जी की बात करेंगे तो सर मेटलर्जी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होता है। एक दिल्ली का आयरन पिलर है, राइट, उसको अपन आयरन पिलर ऑफ मेहरौली कहते हैं, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के पास में है। और इस पिलर पे इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था, और ये पता है किसके टाइम पे लिखा गया? ये लिखा गया है सर चंद्रगुप्त सेकंड, राइट, विक्रमादित्य, राइट, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, जिनको अपन गोल्डन एज कहते हैं ना, कि गोल्डन एज था गुप्ता का इनके टाइम पीरियड में, क्योंकि बहुत ज्यादा नवरत्न इन्हीं के टाइम पीरियड में थे, जो मैं आपको बता रहा था। इन्हीं के टाइम पीरियड में ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली। और इसकी खासियत क्या है कि सर इसमें आज तक जंग नहीं लगा। इससे पता चलता है कि उस वक्त में मेटलर्जी कितनी एडवांस थी, जो हजारों साल पुराना इंस्क्रिप्शन आज भी आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है, आज भी उस पर जंग नहीं लग रहा है। दैट शोज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट देयर, राइट। स्कल्पचर आपको पता ही है, कुछ खास नहीं है। तो फटाफट आ जाओ सर, साउथ इंडिया में संगम एज जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है, वी डू नॉट हैव लॉट ऑफ टाइम। तो एक चीज को याद रखेंगे आप सभी कि संगम एज का जो पीरियड है ये बेसिकली 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी वाला टाइम पीरियड है, जिसको आप कॉमन एरा भी कहते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जब तमिल में बहुत सारे लिटरेचर किताबों को लिखा गया है। और उस टाइम पीरियड में 3 बेसिकली डायनेस्टीज थी जो साउथ इंडिया को रूल करती थी, दैट इज चेरा, चोला एंड पांड्या। और इन तीनों डायनेस्टीज के जितने भी राइटर थे, फिलोसोफर थे, वो एक साथ मिलते हैं और उनका कॉन्फ्लुएंस होता है। क्या होता है सर? कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, एक साथ मिलते हैं वो, इसी को अपन बोलते हैं संगम एज। वो 3 बार मिलते हैं। तो संगम कितने बार हुआ है सर? 3 बार हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। और इन तीनों संगम को पैट्रोनेज किसने दिया है? प्लीज याद रखेंगे, इन तीनों संगम को पैट्रोनेज दिया था पांड्या रूलर्स ने। किसने दिया था सर? पांड्या। पांड्या had given patronage to all the 3 संगम्स। प्लीज चेक दिस डाउन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसमें कुछ लिखी गई किताबें हैं, तो ये पट्टू पुट्टू इतना नहीं पूछाएगा। हाँ, तोलका पीएम याद रखना। तोलका पीएम बेसिकली एक सबसे कमाल की किताब है, और इसको लिखा भी गया था तोलका पियर के द्वारा। किसके द्वारा? इट वॉज रिटन बाई दी तोलका पियर। मैं उनका नाम लिख देता हूँ, इन्हीं से रिलेटेड है, तोलका पियर, राइट।
तोल्कापियर ने किताब लिखी, उसका नाम है तोल्कापियम। बेसिकली तमिल लिटरेचर का किताब है, तमिल लिटरेरी वर्क है, तमिल ग्रामर के ऊपर में लिखी गई किताब है। लेकिन इस पर्टिकुलर किताब में उस टाइम पीरियड के बहुत ज्यादा सोसाइटी के बारे में, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में मेंशन किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप हाँ ये तिरुकुरल भी देख सकते हो, उतना खास तो नहीं बैठा। अच्छा, एथिकल विजडम में आपको दिखाई देगा कुछ अहम, अहम मतलब कुछ ऐसी किताबें जो लव के ऊपर में लिखी गई है, और पूरम मतलब कुछ ऐसी किताबें जो वॉर और हीरोइज्म के ऊपर लिखी गई है। तो अहम और पूरम पे क्वेश्चन आ सकता है। अहम आर द सेट ऑफ बुक व्हिच आर रिटन फॉर द लव एंड इमोशन डिवोटीज, राइट, जो कि पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। और पूरम कुछ ऐसी किताबें हैं जो बेसिकली आपको वॉर, हीरोइज्म, फाइटर्स, उनके बारे में, जो युद्ध में लोग शहीद हो रहे हैं, फाइटर्स, उनके बारे में लिखा गया, राइट। इसमें नाडुकल नाम का एक स्टोन है जिसकी लोग पूजा भी करते हैं, और नाडुकल का मतलब ही होता है सर कि हमारे जो फाइटर्स थे जो युद्ध में शहीद हो गए उनको पूछते थे, नाडुकल करके स्टोन की पूजा भी करते हुए लोग नजर आएंगे, राइट। तो पल्लव डायनेस्टी कांचीपुरम वाले एरिया में रूल कर रहे हैं। और एक चीज याद रखेंगे एवरी वन ऑफ यू, पल्लव डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। तो पल्लव डायनेस्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कांचीपुरम वाले एरिया में रूल कर रहे हैं, प्लस इन्हीं के टाइम पीरियड में साउथ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर यानी कि द्रविड़ा आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा है, उसका प्रोग्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके एक बहुत ही कमाल के शासक है, इनका नाम है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इनकी लिखी गई किताब थी मत्ता विलासा, राइट, इनको मत्ता विलासा, है ना, मत्ता विलासा नाम की शायद संस्कृत में लिखी गई किताब थी, राइट। द स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग बट द बुक नेम इज द सेम, मत्ता विलासा। इसको ध्यान रखेंगे, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, राइट। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनके टाइम पीरियड में सबसे पहले रॉक कट स्ट्रक्चर बनता था, मतलब पत्थरों को काट के मंदिर बनता था, और वहां से डेवलप होते 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 तो फिर पत्थरों को जोड़ जोड़ के एक बड़े बड़े आलिशान महल जैसे मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिया गया। तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से होती है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट से। और इनके बाद में आपको दिखाई देंगे नरसिम्हा वर्मन, जिनके टाइम पीरियड में महाबलीपुरम को तैयार किया गया, जो कि आज के टाइम पीरियड में बहुत सारे टेंपल्स महाबलीपुरम में दिखाई देगा, और बहुत ही कमाल के टेंपल। फॉर एग्जांपल आपको वहां पे शोर टेंपल दिखाई देगा, जहां पे आपको विष्णु जी और शिव जी दोनों भगवान की प्रतिमाएं दिखाई देंगी, प्लस वहां पे आपको पंच रत्ना, राइट, 5 रथ वाले टेंपल्स भी दिखाई देते हुए नजर आएंगे। ऐसा कहते हैं कि नरसिम्हा वर्मन ने, एक रूलर है चालुक्य के किंग है, उनका नाम है पुलकेशन सेकंड, उनको डिफीट किया था। पुलकेशन सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा पुलकेशन सेकंड के बारे में। तो देखो इस तरीके से महाबलीपुरम के मंदिर डेवलप होते हुए नजर आते हैं, किसके टाइम पीरियड में सर, ये नरसिम्हा वर्मन के टाइम पीरियड में। तो मोर और लेस जो पल्लवा रूलर्स थे उनके टाइम पीरियड में द्रविड़न आर्किटेक्चर बहुत ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपको दिखाई देगा सर चोला। चोला में 2 शासक को आपको अच्छे से जानना है, राइट, ठीक है, बाकी शासक आप जाने ना या ना जाने। एक है आपके राजराजा वन, और एक है उनके पुत्र, दैट इज राजेंद्र वन, राइट। दोनों महान शासक हैं, राइट। पहले वाले के टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं श्रीलंका तक रूल स्टैब्लिश किया गया था, और राजेंद्र वन के टाइम पीरियड में इन्होंने पूरा पूरा साउथ इंडिया कैप्चर किया था, और एक शहर बनाया था, उसका नाम था गंगईकोंड चोलापुरम। अब ये गंगईकोंड चोलापुरम इसका नाम क्यों रखा गया था, देखो कोंडा का मतलब होता है विजेता, मतलब चोला का, इसको याद रखना, चोला का ऐसा रूलर जो जीत गया गंगा तक, राइट। चोला रूलर जो जीत गया गंगा तक, उसके नाम पे पुर मतलब शहर, उसके नाम पे शहर बनाया गया, दैट इज गंगईकोंड चोलापुरम, जो बेसिकली राजेंद्र वन के टाइम पीरियड में बनता हुआ नजर आएगा। राजराजा वन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने अपने नाम पे एक मंदिर बनाया था, उसका नाम था सर राजराजेश्वर टेम्पल, राजराजेश्वर टेम्पल, और उसी मंदिर का दूसरा नाम है दैट इज द बृहदेश्वर टेम्पल। तो बृहदेश्वर टेम्पल के ऊपर में क्वेश्चन आता है कि भैया बताइए बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया था, तो बृहदेश्वर टेम्पल वाज मेड बाय द राजराजा वन, इन्होंने श्रीलंका तक अपने आप को एक्सपेंड किया है। दिस इज व्हाट इज द बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि आपको दिखाई देगा तंजौर के पास में। और यह गंगईकोंड चोलापुरम जो राजेंद्र वन ने बनाया था, ये वो शासक है जो कहीं ना कहीं रूलर्स को साउथ इंडिया से डिफीट करते करते कहां तक चले गए थे सर, गंगा तक चले गए थे, दैट इज द रीजन व्हाई ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपको नटराज का स्तूपा भी यहाँ पे दिखाई देगा, स्कल्पचर बेसिकली, जहां पे आपको कॉपर के नटराज में डांसिंग पोज ऑफ शिव दिखाई देते हुए नजर आएंगे, आपको दिल्ली में म्यूजियम में दिखाई देगा। अच्छा, एक सबसे कमाल की चीज क्या है, हमेशा याद रखेंगे, मतलब $1,000,000 स्टेटमेंट है ये, इनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ही एडवांस था, मतलब लोकल लेवल पे पावर को कैसे डिसेंट्रलाइज करके पावर्स देना है कि लोग अपने आप से खुद को सेल्फ गवर्नमेंट कर सके, ये बड़ा एक एडवांस फीचर आपको दिखाई देगा साउथ इंडिया रूलर्स में। और इसको बेसिकली एक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया, उसका नाम था उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन। क्या नाम था सर, उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन, जो बेसिकली बताता है किस तरीके से लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करते हुए नजर आएंगे। प्लस इनके टाइम पीरियड में मैरीटाइम ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत ज्यादा डेवलप करता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज द ब्यूटी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्पायर, राइट। इंडियन आर्किटेक्चर में देखोगे तो बेसिकली जो आपका स्तूपा है, स्तूपा का आर्किटेक्चर भी डेवलप होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यू कैन जस्ट गो एंड रीड दिस कि अंडा मतलब क्या होता है, जो ऐसा आपको डोम लाइक शेप दिखाई दे रहा है, राइट। फिर हर्मिका मतलब क्या होता है, जो स्क्वायर की आपको रेलिंग दिखाई देता है इस टाइप का।
जो आपको रेलिंग दिखाई दे रहा है स्क्वायर टाइप रेलिंग, इसको अपन क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस हर्मिका। और फिर छतरी मतलब होता है ट्रिपल अम्ब्रेला, यानी कि आपका जो स्तूपा है उसको बेसिकली मैंने यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में बस तोड़ दिया हुआ है। इसमें कुछ ऐसे स्तूपा है, फॉर एग्जांपल सांची स्तूपा जिसको अशोका ने बनवाया था 3rd सेंचुरी बीसी में। आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस टू ऑल ऑफ यू। तो बस थोड़ा सा देख लेना कि स्तूपा को कैसे बनाया गया था, क्या उसका स्ट्रक्चर है, और स्तूपा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सर स्तूपा जो है वो बुद्धिज्म में डेथ को रिप्रेजेंट करता है, महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट करता है। और स्तूपा के एविडेंसेस हमें ऋग वेदा से मिलते हैं, यानी कि स्तूपा की शुरुआत ब्राह्मणिकल कल्चर में देखा गया है। बुद्धिज्म में स्तूपा को एक बड़ी पहचान मिलती है, but the beginning of the stupa is seen in the Brahmanical culture in the Rigvedic books. It was asked in the UPSC in 2023 और बहुत सारे बच्चे गलती करके आए थे, तो वो गलती आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में कुछ ऐसा नहीं है, जैन केव्स, हिंदू केव्स के नाम यहाँ पे दिए हुए, बस आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जितनी भी मोनेस्ट्रीज होती है, मैं आपको बता चुका हूँ ना चैत्य और विहारा के बारे में, जितनी भी मोनेस्ट्रीज होती है उन मोनेस्ट्रीज में जो रहने वाला एरिया होता है जहाँ पे मॉन्क्स साधु रहते हैं उनको कहते हैं विहार। विहार मतलब मॉन्क्स के ड्वेलिंग हॉल, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं। और चैत्य मतलब क्या होता है, प्रेयर हॉल, जहां पे वो प्रेयर कर रहे होते हैं। सो चैत्य एंड विहार आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जिसको अपने को ध्यान में रखना है। बाकी जैन केव्स में आपको उदयगिरी, खांदीगिरी केव्स भी दिखाई देंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट से केव्स है, राइट। इलोरा, अजंता मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये डेवलप होता हुआ नजर आएगा, नथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी बुक्स के बारे में तो आपको पता ही है। चल, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ द एंशिएंट इंडिया। इसके बाद से हर्षवर्धन छोटी सी डायनेस्टी है, और वहां से मिडिवल इंडिया की शुरुआत हो जाएगी। तो मैं मिडिवल वाले वन शॉट में हर्षा और हर्षा के बाद में मुस्लिम इन्वेजन और बाकी चीजों को करा दूंगा, ठीक है। तो हर्षा में भी बहुत छोटा सा कंटेंट है, नथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है। मेजोरिटी क्वेश्चन आपको साउथ इंडिया, संगम और गुप्ता से दिखेगा, या फिर अगर यहां से क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो पोस्ट मौर्य वाला एरिया हिट करेगा या फिर आईवी से हिट करेगा। तो इन एरियाज को थोड़े ठीक से देखेंगे। बाकी इस पर्टिकुलर सेशन का पर्पस भी यही था कि मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊं। मैं यहाँ पे कुछ पढ़ा नहीं रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल टू रिवाइज the important facts as soon as possible so that it is easy for you to score good marks in the examination hall. If you really want कि medieval का भी one shot है, फटाफट बताओ comment box में, और आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं। This is for today. Thank you so much. Keep on working, keep on giving your best. See you tomorrow in other video. Thank you so much everyone. God bless you all. Thank you.